एंशंट हिस्ट्री को शेप किसने किया? ज्योग्राफिकल फैक्ट। क्योंकि GS1 के अंदर आता है हिस्ट्री और फिर हिस्ट्री के बाद में क्या आता है? ज्योग्राफी। और दोनों से ही डिजाइन होती है हमारी सोसाइटी। तो हिस्ट्री के बैकग्राउंड से एक बार चीज चालू करते हैं। माइक को बीच में लगाऊं कितना? इधर। अब ठीक है, यहाँ लगाने से ज्यादा स्मार्ट लगूंगा। और नेक्स्ट पेज कहाँ से आएगा? यहाँ से, इधर से। ये आधा सा एक इंडिया का मैप बना हमने, पेनिनसुलर इंडिया का, ठीक है। यहां से एक अच्छी सी नदी बहती है। वेरी गुड। नदी का नाम क्या है? नर्मदा बहती है यहाँ से, और यहाँ से एक और अच्छी नदी बहती है, इसके ऊपर भी डिस्प्यूट चल रहा है, कावेरी। अब एंशिएंट टाइम पीरियड के हिसाब से सोचो, आज तो अपनी क्लास चल रही है, सोचो तुम लोग मेरी प्रजा हो, मैं तुम्हारा राजा हूं। अब कोई नेक्स्ट राजा आए और साला मेरे को चटका दे और तुम लोगों का वो एम्परर बन जाए। पहले पास्ट में ऐसे ही होता था, ट्राइब्स होती थी, किंग्स होते थे, हर एक किंगडम आपस में आके फाइट करते थे। तो किसी भी किंगडम की जो भी कोई भी बाउंड्री होती थी, वो बाउंड्री कौन डिफाइन करता था? नेचुरल फीचर। नेचुरल फीचर जैसे माउंटेन, रिवर, ठीक है, ताकि कि मैं इसको क्रॉस नहीं कर पाऊं, उधर तुम संभालो इधर मैं संभालू। एक बार क्या हो गया, गलती से, हर्षवर्धन नाम सुना है? हर्षवर्धन की बहन है, वो किसी कारणवश भटकती हुई नीचे आ गई थी, छोड़ती, क्योंकि उसका जो हस्बैंड था उसको मार दिया था उधर, एक शशांक नाम का रूलर था, गॉड, उधर नहीं आएंगे हम। अब धीमे धीमे क्या हुआ, नीचे यहां पर एक किंगडम था जो शुरू में तो साइलेंट था, आगे जाके बड़ा बड़ा बन गया, चालुक्य। नाम सुना है? चालुक्य के अंदर एक राजा था, पुलाकेशिन। पुलाकेशिन भी पता है? ऊपर थे वर्धन, इधर थे पुलाकेशिन, और यहाँ कावेरी के नीचे, कावेरी मैंने ज्यादा नीचे बना दी, यहां पर एक और एम्पायर था। चोला तो बाद में आएंगे, 1000। पल्लव। अब ये जो पल्लव है ना, ये इन दिनों यूपीएससी के बड़े फेवरेट बनते जा रहे हैं प्रीलिम्स और मेंस के अंदर। अब वो देखेंगे कैसे। यहां पर तो कौन हो गया? हर्षा। यहां पर कौन हो गया? पुलाकेशिन, ठीक है, वो वर्धन डायनेस्टी हो गया उनका, इधर पुलाकेशिन हो गया, इधर पल्लव डायनेस्टी है। पल्लव डायनेस्टी में जो सबसे पहले किंग आता है, किंग का नाम क्या होता है? महेंद्र वर्मन। क्या नाम है इसका? इस नदी के ऊपर जो भी फाइटिंग वाइटिंग चल रहा है, तो कोई मतलब नहीं है, ये नीचे मौज मार रहा है, ठीक है। अभी आपकी अगर किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं हो रहा है, तुम्हारे पास खाली टाइम है, तो तुम क्या करोगे? जैसे मूवी देखी होगी जोधा अकबर, तो जितने भी किंग होते थे वो रोजाना प्रैक्टिस करते थे, स्वॉर्ड प्रैक्टिस, आर्चरी प्रैक्टिस, के भाई कभी फाइट हो सकती है। तुम्हें मालूम है तुम्हारे आसपास कोई फाइटर ही नहीं है, तो तुम दिन भर क्या करोगे? बताओ क्या करोगे तुम दिन भर? सोचो तुम बैठे बैठे पेपर देने जाओगे और तुम आईएएस बन जाओगे। अब तुम दिन भर क्या करोगे बैठे बैठे? वरुण, उस चीज के अलावा और क्या क्या करोगे बैठे बैठे? सोचो तुम बैठे बैठे और क्या करोगे? तुम ड्राइंग करने लग जाओगे, नए नए टेम्पल्स बनाओगे, आर्किटेक्चर बनाओगे, नई नई बिल्डिंग्स बनाओगे, क्योंकि तुम्हारे पास पैसा भी खूब है। ये जो पहला राजा था महेंद्र वर्मन, इसका नाम सुनो क्या है? विचित्र चित्र, चित्र का पल्ली। इसका मतलब इसको ड्राइंग बनाना बड़ा पसंद था। और पहली बार महेंद्र वर्मन साउथ में रॉक कट आर्किटेक्चर लेके गया। क्या लेके गया? इनको सबसे पहले अवार्ड ही दिया जाता है कि आपने बिना किसी ईंट के, बिना किसी सीमेंट के आपने बिल्डिंग बनाना। एक से सोचो कोई बड़ा सा पहाड़ है, उसने पहाड़ को काट दिया ऊपर से और एक बड़ा सा टेंपल बना दिया। ये इस काम के अंदर बिजी था, ठीक है। अभी क्या हुआ, इसी कामों के अंदर ये लगा हुआ है। ये कंटेम्प्रेरी है तीनों। तीनों क्या है ये? वो याद करो, ह्यून सांग 600 समथिंग एडी, सब जगह ढोक देता हो गया था वो। अभी क्या हुआ, जैसे ही हर्षा ने क्रॉस किया नर्मदा को, इसको अलार्म मिल गया, इसने ऊपर जाके इसको डिफीट कर दिया। ये बंदा कौन है? पुलाकेशिन। हर्षवर्धन के पास वैसे भी पैसा खत्म हो गया था, इन्होंने असेंबली की थी कन्नौज और प्रयागराज, वो बुद्धिस्ट आए थे, सब कुछ न्यौछावर हो गए थे। अब जैसे पुलाकेशिन एक राजा, उसने उस टाइम के जो सबसे टॉप वाला राजा है उसको हरा दिया, उसकी गद्दी हटा दी। इसका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? जब मैं बड़ी वाली नदी नर्मदा को क्रॉस करके वर्धन को हरा सकता हूं, तो ये छोटी सी नदी कौन है? यस और नो? ये नीचे आया, नीचे आके इसने सबसे पहले किसको हरा दिया? महेंद्र वर्मन को। अब सोचो, महेंद्र वर्मन का उस समय एक बेटा था, बेटे का नाम क्या है?
नरसिम्हा वर्मन। नरसिम्हा वर्मन ए मतलब ऑल्सो नोन एज, जैसे पेपर में आता है ना दिग्विजय सिंह उर्फ मोनू, बीटेक छात्र, चालान पकड़े गए, उर्फ लिखा रहता है, नहीं। इनका दूसरा नाम था नरसिम्हा वर्मन का नाम मम्मल। क्या था? मम्मल का क्या मतलब होता है? रेसलर। साउथ में मम्मल का मतलब क्या होता है? अपने नॉर्थ में बोलते हैं पहलवान। नॉर्थ में क्या बोलते हैं? पहलवान आ गए। ऐसे साउथ में क्या बोलते हैं? मम्मल। बेटा था मम्मल। अब सोचो तुम्हारे पापा है, अच्छे खासे ड्राइंग कर रहे हैं, टेम्पल वेम्पल बना रहे हैं, बढ़िया खुश मिजाज आदमी है, कोई आके उनको हरा जाए, अब एनिमल मूवी की तरह तुम्हारा दिमाग खराब नहीं होगा? अब मेरी बाप बेटी की नहीं बनती होगी और बाप का बदला लेना पड़ेगा कि नहीं लेना पड़ेगा? तुम जाओगे और पुलाकेशिन को हरा के आओगे, क्योंकि ऑलरेडी तुम्हारा नाम, तुम्हारा टैग ही क्या था? मम्मल। पुलाकेशिन जब इनको भी हरा के आ जाते हैं तब बड़ा लेविश एम्परर, बड़ा लेविश सेलिब्रेशन करते हैं और ये अपनी कैपिटल बनाते हैं, और कैपिटल का नाम होता है वातापी। कैपिटल का नाम क्या होता है? यहां से फिर हम हमारा ऑप्शनल चालू करेंगे थीम को। अब जैसे ही नरसिम्हा वर्मन यानी ए मम्मल जाते हैं और पुलकेशिन को खत्म, वॉर में डिफीट कर देते हैं, नरसिम्हा वर्मन अपना दूसरा नाम रख लेते हैं वातापी कोंडा। कोंडा मीन्स स्लेयर। स्लेयर का मतलब समझते हो? तो जैसे ये जाते हैं ये अपना नाम रख लेते हैं मम्मल जी वातापी कोंडा। अब वर्ड पे आओ, कोंडा पे। कोंडा का एक ही दूसरा मतलब क्या हो गया? स्लेयर। ये वाली चीज चल रही है अराउंड 600 से 700 एडी तक। अब आगे बढ़ो, जैसे ही 1050 एडी आता है, यानी 300 साल बाद, यहीं पे साउथ में एक और बड़ा एम्पायर आ जाता है, चोला। इसी जगह पे कौन आ जाता है? अब देखो राजा तो बहुत सारे हुए, पर हम सब एक दो को ही जानते हैं। मौर्यन एम्पायर था, किसको जानते हैं? मेनली अशोक। और यूं तो एक अकेले अशोक थोड़ी थे, दसियों होंगे। हर डायनेस्टी में दसियों होते हैं, पर हम किसी एक को ही जानते हैं, क्योंकि वो एक ने सबसे ज्यादा संघर्ष किया होता है, वो सबसे टॉप पे पहुंचता है, और उनका नाम हिस्ट्री में। आज पता नहीं उसकी आत्मा कहां होगी वातापी कोंडा की, पर आज तक याद कर रहे हैं लोग उसको। कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? ऐसे आगे चलो, जैसे चोला एम्पायर आ जाता है 1050 में, राजा राजा नाम के एक बंदे थे। राजा राजा का ऊपर यकीन नहीं था, बोले लैंड में क्यों जाएं, क्योंकि इनका जो कल्चर था, ट्रेडिशन था, ये बड़ा साउंड है। आज भी आप साउथ में जाओगे, वो बड़े इंटेलेक्ट हैं, नॉर्थ के अंदर ही होते हैं जितने भी इश्यूज होते हैं, तो उनको ऊपर जाना ही नहीं था। इनका नेक्स्ट एक बेटा आता है, उसका नाम होता है राजेंद्र। बेटे का नाम क्या है? राजेंद्र फर्स्ट। राजेंद्र फर्स्ट भी नेवल पावर में एक्सपर्टीज होते हैं। ये नेवल पावर में इतने एक्सपर्टीज होते हैं, आगे सिंगापुर मलेशिया आता है, उनको अपने अंडर में ले लेते हैं, वहां तक पहुंच जाते हैं, पर लैंड में ऊपर नहीं जाते। राजेंद्र जी के कान में कोई बोल देता है, अच्छा वो तुम ऊपर लैंड पे नहीं गए, ऊपर एक डायनेस्टी है, डायनेस्टी का नाम है गंगा। डायनेस्टी कौन है? बहुत मारते हैं वो। इसने भी दिल पे ले लिया, बोले जब मैं सी वॉयज करके दूसरे कॉन्टिनेंट पे जाके हरा के आ सकता हूँ, दूसरे कंट्री में जाके हरा सकता हूँ, तो ऊपर क्यों नहीं जा सकता? राजेंद्र ऊपर जाते हैं यहां से, और यहां पे आके गंगा डायनेस्टी को हराते हैं, फिर अगेन नीचे आते हैं और एक सिटी बनाते हैं। सिटी का नाम क्या है? गंगाई कोंडा चोलापुरम। गंगाई कोंडा। अब दोनों जगह क्या चीज सेम है? दोनों जगह क्या सेम है? क्या हो गया? कोंडा का मतलब स्लेयर। उसने खुद को टैग दे दिया। तुम्हारे बैच का नाम होगा सीएसी कोंडा। अब तुमको पसंद आए नहीं आए, तुम्हारे बैच का नाम क्या होगा? सीएसी कोंडा। क्या हो गया? एनाकोंडा बन जाओ। अरे इसे यार डर के पीछे से पाओ नहीं। सीएसी कोंडा का क्या मतलब हो जाएगा? स्लेयर। स्लेयर ऑफ होम? सिविल चान। सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। जब तक इस चीज को अपने अंदर एम्बाइब नहीं करोगे, पेपर से डरो मत। पेपर को तुमसे डर लगना चाहिए। इट इज जस्ट अ पीस ऑफ पेपर। सोचो वो अपने जगह को छोड़ के दूसरी जगह जाके उसको उसके घर में हरा के आ रहा है। तो मोदी जी बोले ना हम घर में घुस के मारेंगे, सर्जिकल स्ट्राइक। तुम उसके घर में जाके उसको हरा के आ रहे हो, तब तुमने वो वाला जाके टैग लिया है अपने आप में। पर कहानी तो सुनने में बड़ी अच्छी लग रही है। चोला एम्पायर थे, चोला एम्पायर के अंदर बड़े से बड़े राजा रहे थे। हमने याद सिर्फ एक दो को ही किया, राजा राजा और राजा।
मोर द सेक्रीफाइस, मोर द सक्सेस, मोर द नेम एंड फेम। जो जो आपका सपना है, जो आपकी हायरार्की है, आपको उसको पाना है तो आपको उतना ही लाइफ में संघर्ष करना पड़ेगा। तुम सारे के सारे लोग आज आईएएस प्रिपरेशन के लिए आए हो कि नहीं आए हो? सिर्फ नाम के पीछे आईएएस ही लगवाना चाहते हो, या फिर फ्यूचर में कलेक्टर, सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी, और ऊपर कौन होता है? कैबिनेट सेक्रेटरी, और जो मोदी जी के साथ चलता है प्रिंसिपल सेक्रेटरी। तुम वो भी चाहते हो कि सिर्फ आईएएस ही चाहते हो? तो जब तुमको हायरार्की में ऊपर जाना है तो ऑलरेडी एक सब्जेक्ट ऐसा क्यों नहीं चूज करते जो बिल्कुल ही टॉप पे है? वो सब्जेक्ट ही क्या है तुम्हारा? ज्योग्राफी। बनते तो सभी आईएएस, पर जितना तुमको टॉप पे जाना है तुम्हें उतना ही टॉप का सब्जेक्ट लेना पड़ेगा। और सब्जेक्ट का सिलेबस और उसका पीवाईक्यू से लिंकेज, ये क्यों इतना बड़ा है और ये क्यों इतना इजी है, ये आज ही अपने इसका कोड को डी को आज ही इसको कोंडा साबित कर देंगे। बात समझ में आया? तुम्हारे बैच का नाम आज से क्या है? अब अपने आप को तुम इमेजिन कर लो कि तुम मम्मल हो या फिर राजेंद्र हो। अब तुमको अगर एनिमी को स्ले करना है, यहां तुम्हारा एनिमी कौन हो जाएगा? अगर ऐसे सोचो तुम्हारा युद्ध होने वाला है, आती बाबर जीत गए थे ना? बाबर क्यों जीत गए थे? राणा सांगा लग रहे हैं तलवार करने सुबह शाम, वो उधर से क्या लेके आ गया? तोप। अभी कोई साउथ की मूवी थोड़ी है कि तोप का गोला आ रहा है और तलवार से काट दिया उन्होंने, हार गए। तो तुम अपनी प्रैक्टिस उसी हिसाब से करो जो तुम्हारा एनिमी ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है। तुम्हारा एनिमी यानी कि उनके क्वेश्चन पेपर, एनिमी यानी, और जो तुम्हारा है, तुम्हारे हाथ में क्या है? कंटेंट और तुम्हारा सिलेबस। तो आज अपन कंटेंट और सिलेबस से शुरुआत करेंगे चीजों की, ठीक है? इसमें उन्होंने बताया था ब्राउजर कहां से खुल रहा था? अब यहां देखो बोर्ड पे, तुम्हें, ये तुम्हारा एनिमी है, तुम्हें सबसे पहले अपने एनिमी को पहचानना है। ऐसा नहीं हुआ होगा कि मम्मल सीधा ही पहुंच गए होंगे पुलाकेशन के घर पे वतापी में। उन्होंने पहले प्रिपरेशन की होगी, पहले सीक्रेट एजेंट्स भेजे होंगे, उनके बारे में जाना होगा कि उनका वॉरफेयर कैसा है। सिमिलरली तुम लोग अभी मम्मल हो और मैं तुम्हारा सीक्रेट एजेंट हूं और मैं एनिमी की खबर लेके आया हूं कि एनिमी का नेचर क्या है, क्योंकि ऑलरेडी एक हद तक एनिमी को आधा ससले तो किया हुआ है, कोंडा के कोण तक तो पहुंच गया था, ठीक है? और तुमको वो डी और लगाना उसके पीछे। तो तुम्हारा सीक्रेट एजेंट का नाम भी किससे स्टार्ट हो रहा है? डी से। तो यहीं पे हमारा का सिम्बायोटिक रिलेशनशिप चलेगा। अब सिलेबस को पहचानो और सिलेबस के पैटर्न को पहचानो। सिलेबस कैसा है फिर अपन क्लासमेट में पीवाईक्यूज भी देखेंगे। सबसे इजी टॉपिक पढ़ते हैं लेकिन पर दिखने में खतरनाक है। आपका पेपर 1 है, पेपर 1 में सबसे पहले क्या आता है? जियो मॉर्फोलॉजी। जियो का मतलब हमारी अर्थ, मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या हो गया? फिजिकल फीचर्स। आप ऐसे लैंड सरफेस है तो हर जगह स्मूथ लैंड सरफेस थोड़ी है, कहीं पे वैली है, कहीं पे प्लेट्यू है, कहीं पे माउंटेन है, होगा कि नहीं होगा? कहीं पर ओशंस है। तो ये चेंज इन फीचर्स आते हैं, इनको अपन क्या बोलते हैं? जियो मॉर्फोलॉजी। अब जियो मॉर्फोलॉजी के अंदर छोटे छोटे से टॉपिक्स हैं और यहां से एज इट इज डायरेक्ट डिट्टो क्वेश्चन उठ के आता है। दो तरह के मिथ्स होते हैं जो बच्चों के अंदर आता है, सर इस चीज का सिलेबस छोटा है तो मैं इसको ले लेता हूं। एक का सिलेबस बहुत ज्यादा बड़ा है, एक का सिलेबस बहुत ज्यादा छोटा है। तुम्हारे लिए अगर सिलेबस छोटा है तो एग्जामिनर को इतने छोटे से पेज के अंदर क्वेश्चंस बनाने पड़ेंगे हर साल, यस और नो? तो वो क्वेश्चन को उतने ज्यादा एनालिटिकल और उतने ज्यादा ट्रिकी बनाएगा। और अगर आपके पास ऑप्शनल का सिलेबस बहुत ज्यादा बड़ा है तो एग्जामिनर क्या करेगा? अगर मैंने इस साल पूछ लिया एंडोजेनेटिक एक्सोजेनेटिक, तो मैं अगली साल क्या पूछ लूंगा? ओरिजिन एंड इवोल्यूशन। दिमाग ही नहीं लगाएगा वो, इन्हीं में खेलता रहेगा, डायरेक्ट यहां से उठाएगा और डायरेक्ट वहां पे पूछ लेगा। इसीलिए इस साल जो सबसे ज्यादा टॉप स्कोर अगर आ रहा है लास्ट 2 साल से, सारे के सारे जो जर्नलिस्ट पेपर हैं, सोशियो, एंथ्रो, पवेड,
PSIR और ज्योग्राफी। इन सभी में से सबसे ज्यादा जो स्कोर अभी लेके आ रहा है वो ज्योग्राफी, और आने वाले 4 साल तक ज्योग्राफी ही टॉप पे रहेगा। 4 साल बॉटम पे भी रहा था, 2019 से लेकर 2022 तक, अब 23 से लेकर 27 तक आगे तक भी टॉप पे रहेगा। अब जियोमोर्फोलॉजी, एक एक वर्ड को डिकोड करेंगे, फिर आगे जाके इनको क्लास में समझते जाएंगे। यहां पे वर्ड लिखा हुआ है एंडोजेनेटिक एंड जेनेटिक, यानी जेनेसिस, यानी किसी भी चीज की उत्पत्ति, उसका जन्म लेना। एंडो मतलब अंदर से, एक्सो मतलब बाहर से। अर्थ की सरफेस है, सरफेस के जो नीचे हो रहा है वो है एंडो, सरफेस के ऊपर हो रहा है जो एक्सो। अब प्रीलिम्स के अंदर आ गया विंड, ग्लेशियर, रिवर, ये अपने आप में कौन से फीचर्स हैं, एक्सो या फिर एंडो। अब कोई सा भी लैंड है आपका, उसको एंडो और एक्सो दोनों शेप करते हैं। कोई माउंटेन है, अपन आगे देखेंगे, वो नीचे से भी ऊपर उठ रहा है, क्योंकि यहां पर क्या लिखा हुआ है, अर्थ इंटीरियर। क्या लिखा हुआ है, प्लेट टेक्टोनिक। क्या लिखा हुआ है, वोल्केनिसिटी, अर्थक्वेक्स। अब एडमिनिस्ट्रेटर के लिए क्यों जरूरी है वोल्केनिसिटी और अर्थक्वेक पढ़ना? अब फोन निकालो और सर्च करो वर्ल्ड मैप पॉलिटिकल, देखो एटलस लाया तुम में से कोई? ऑब्वियसली जो एटलस लाए वो एटलस खोल सकते हैं, नहीं लाए आज इंटरनेट का यूज कर सकते हैं। फोन नहीं बेटा के पास है? वर्ल्ड मैप पॉलिटिकल खोला सबने? अब वर्ल्ड मैप पॉलिटिकल में सबसे बड़ा कंट्री कौन सा दिख रहा है आपको? ऑब्वियसली रशिया। अच्छा, इक्वेटर के पास में कहीं तो नीचे इंडोनेशिया होगा। क्या होगा? इंडोनेशिया में 3 आइलैंड है, सुमात्रा, जावा और जावा बहुत छोटू सा है, दिख भी नहीं रहा होगा, इतना छोटू सा है। अब कॉमन सेंस से बताओ, इधर देखो, अगर मैं तुमको कहूं कि जावा में पॉपुलेशन ज्यादा है रशिया से, जावा तो वर्ल्ड मैप पे दिख भी नहीं रहा अच्छे से, और रशिया देखो एक कोने से लेके दूसरे कोने, क्योंकि आपको पेपर के अंदर चीजों को लिंक करना आना चाहिए। अब गौर से सुनो, हम इस पूरी क्लास में यही काम करेंगे। जुनैद अहमद नाम सुना? क्रीम ऑफ द क्रीम, वर्जित वालिया, जुनैद अहमद, दोनों से मिलना हुआ सौभाग्य। ठीक है, वर्जित वालिया जी का तो ऑप्शनल फिजिक्स था, बहुत टाइम लगा उनको। तुम इन लोगों की शक्ल देखोगे तो उनको देखते लगेगा इसको तो आईएएस बनना ही चाहिए था। अब जुनैद अहमद जी का जो पहला अटेम्प्ट था उसमें वो आईआरएस बने थे, 450 समथिंग रैंक थी। कितनी रैंक थी? ऑप्शनल में थे फिक्स 250 समथिंग। कितने थे? बाकी सारे के सारे जीएस में 90-80 कुछ कुछ ऐसे थे। नेक्स्ट अटेम्प्ट में एक ब्रेक देके अगेन ऑप्शन लिखते हैं, फिर आ जाता है उनका स्कोर 323। कितना आ जाता है? आज घर जाके दोनों मार्कशीट देखना, जब वो आईआरएस थे और जब वो आईएएस थे, सारे के सारे पेपर में ऑलमोस्ट सेम नंबर है, 1-2 नंबर का भी चेंज नहीं है। पर जहां ऑप्शनल में पहले 250 था, नेक्स्ट ईयर ऑप्शनल में हो गया 323, ऑलमोस्ट 75 नंबर एक्स्ट्रा लाया बंदा। तो रैंक कौन सी आ गई? 3। क्यों, कैसे? अब ये चीज वहां से सीखी है धीमे धीमे, तो तुमको भी बता रहा हूं। उसके बाद अटेम्प्ट देना फिर मैंने बंद कर दिया, उसको छोड़ो। अब यहां पर अगर वोल्केनिसिटी है, क्या है कि भाई वोल्केनिक एक्टिविटी होगी, कैसे होगी ये तो अपन यहां पर देख लेंगे, पर नीचे एक टॉपिक है पॉपुलेशन। क्या है? पॉपुलेशन के अंदर देखो क्या लिखा हुआ है, वर्ल्ड पॉपुलेशन। क्या लिखा हुआ है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन भी वहां पर ज्यादा रह रही है जहां पर वोल्केनोज हैं। तुमने दोनों टॉपिक को रिलेट किया। जब तुम ये वाला आंसर लिखोगे, वोल्केनिसिटी वाला कौन सा लिखोगे, तब तुम एक पॉइंट वोल्केनो उसमें पॉपुलेशन का भी लिखोगे। क्यों पॉपुलेशन ज्यादा क्यों है वहां पर जहां पर वोल्केनो है? अर्थ के नीचे से आ रहा है कौन? मैग्मा। कौन आया? ऊपर आया, सॉलिड हो गया, उसको क्या बोला हमने? लावा। अर्थ के नीचे से मिनरल्स आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं? कोई भी मिनरल बाहर लेके आ रहा है तो वहां की मिट्टी उपजाऊ हो जाएगी। मिट्टी क्या हो जाएगी? फर्टाइल। पॉपुलेशन को क्या चाहिए? एग्रीकल्चर। क्या चाहिए? एग्रीकल्चर। अच्छा कहां पे होगा? बंजर भूमि में, फिर उपजाऊ भूमि में। अब बताओ, जावा में तो वोल्केनो ही वोल्केनो, अनक क्रैकट हुआ, ऐसे फटते हैं वो पूरा आइलैंड नीचे हो जाता है, तब भी जनता नहीं मान रही, वहीं रह रही है। क्यों?
20-30 साल में एक बार फट रहा है, कोई बात नहीं, खाने को तो मिल रहा है। इंडिया के अंदर भी मैक्सिमम पॉपुलेशन कहाँ है? उत्तर प्रदेश, बिहार, क्योंकि सबसे ज्यादा नदियां कहाँ है? जितना नदियां आएगा उतना फ्रेश वाटर आएगा, उतना नई नई सॉइल आएगी। अरावली के वेस्ट में पॉपुलेशन ज्यादा है, फिर अरावली के ईस्ट में। उधर क्यों नहीं रह रहे हम? जैसलमेर के ढोरों में क्यों नहीं रह रहे हम? ऊंटों के साथ क्यों नहीं रह रहे हम? खेती कर सकता है वहां कोई? अब तुमको ऐसे टॉपिक का इंटर रिलेशन करना है। एक टॉपिक उठाया, उसको दूसरे टॉपिक से जोड़ा। अब एक बच्चा है, वो वोल्केनोसिटी में सिर्फ और सिर्फ वोल्केनोसिटी लिख के बाहर आ गया, और एक बच्चे ने वोल्केनोसिटी में और क्या लिखा? इट इंपैक्ट्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। फॉर एग्जाम्पल, जावा हैज मोर पॉपुलेशन देन मदर रशिया। अब तो पुतिन भाई हैं हमारे। समझ में आया कि नहीं आया? तो वहां पर एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि ये जो आईएएस है, तुम्हारा एम क्या है लाइफ में? ज्योग्राफर बनना या एडमिनिस्ट्रेटर बनना? क्लास में उतना बताया जाएगा जो तुम्हें एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचा है। ज्योग्राफर तो मैं हूं। तुम लोगों का उद्देश्य क्या है लाइफ में बनना? ये एक एडमिनिस्ट्रेटर की पहचान है कि वो टॉपिक को कैसे आपस में आके लिंक कर रहा है, क्योंकि उसको फ्यूचर में भी यही काम करना। अर्थक्वेक है, अब अर्थक्वेक के साथ काम उल्टा हो जाएगा। ज्यादा कॉलोनियां वहां पर काटोगे क्या तुम कलेक्टर साहब, जहां पर फ्रीक्वेंटली अर्थक्वेक आते हैं? उदयपुर में उदयपुर का कौन कौन है? माउंट आबू, सिरोही, उदयपुर, कोई है? नहीं। कोई घूमने गया आज तक? कौन कौन गया? उदयपुर देखो अच्छा खासा डेंसली पॉपुलेटेड है, बढ़िया रिजॉर्ट्स हैं, और बढ़िया पहाड़ों पे उन्होंने घर बना रखे हैं। कुल्लू मनाली के पहाड़ों में जाओ, कोई नहीं दिखेगा टॉप तक, खाली खाली पड़े। क्यों? रोजाना हिल रहे हैं वो। ऐसी जगह घर बनाओगे क्या? पता चला टॉप पे बना दिया, रात को हिल गया मकान नीचे। अर्थक्वेक प्रोन जोन को मैं स्टडी करूंगा। मैं किसको स्टडी करूंगा? देखो अभी इसी साल जयपुर के अंदर 3-4 बार भूकंप आए, दिल्ली के साथ साथ। अब जयपुर के अंदर भी कुछ एक जोन्स हैं, कहीं पर ज्यादा कहीं पर कम। अगर तुमको फ्यूचर में रेसिडेंशियल कॉलोनी काटनी है, क्या काटनी है? तो कहां काटोगे? जहां ज्यादा अर्थक्वेक आते हैं फ्रीक्वेंटली, जहां ज्यादा आएंगे वहां बार बार सीवर लाइन फट जाएगी, ड्रेनेज सिस्टम फट जाएगा, एलपीजी का कनेक्शन भी जाने लग गया आजकल तो सारा का सारा टीयर डाउन हो जाएगा। मैं एक सेफ जगह बनाऊंगा। क्या जगह बनाऊंगा? अर्थक्वेक को जोड़ा कि नहीं जोड़ा पॉपुलेशन से? और जैसे ही हमने पॉपुलेशन से जोड़ा, एक टॉपिक देखो नीचे क्या है? क्या है? रीजनल प्लानिंग में आगे लिखा है कंसेप्ट ऑफ रीजन। क्या लिखा हुआ है? रीजनल डेवलपमेंट एंड स्ट्रेटेजी। I will strategize the master plan of each and every city based on the volcanicity and earthquake of that region. अब जब मैं उसका आंसर लिखूंगा तो मैं किसको कोट करूंगा? इसको। किसको? जियोमॉर्फोलॉजी। इसका आंसर लिखूंगा तो उनको जोड़ू। सिलेबस पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? जियोमॉर्फोलॉजी के अंदर ये बेसिक सी चीजें रहेंगी जो बिल्कुल डायरेक्ट आएगा। ये डायरेक्ट आएगा, लेकिन पर हम इसको ऐसे पढ़ेंगे जो टॉपिक का इंटरलिंकेज होगा। अब तुम बताओ नंबर किसको ज्यादा मिलेंगे? एक उस बच्चे को जिसने वोल्केनोसिटी में सिर्फ वोल्केनोसिटी लिखा है, अर्थक्वेक में सिर्फ अर्थक्वेक बनाया। अर्थक्वेक तो 11th के एनसीईआरटी में भी है। तो 11th के एक बच्चे में और उस बच्चे में जो एक आईएएस फाइट करना चाह रहा है, उसमें फर्क क्या होगा? आईएएस अर्थक्वेक को एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखेगा। समझ में आया कि नहीं? अर्थक्वेक आ रहा है तो उसका एडमिनिस्ट्रेशन पे क्या असर पड़ेगा? बात समझ में आई? नेक्स्ट टॉपिक जो बिल्कुल बेसिक और सिंपल है, क्लाइमेटोलॉजी। इन दिनों देखो ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, ये सारे के सारे इश्यूज आ रहे हैं, हमको हर टॉपिक के अंदर जोड़ना है। ये सारे के सारे टॉपिक तुम्हारे जीएस में भी हैं, और हर साल प्रीलिम्स में इक्के दुक्के सवाल आते हैं। मेंस के अंदर लास्ट ईयर डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया था, हाउ द लोकल विंड्स आर इंपैक्टिंग द वेदर पैटर्न ऑफ द वर्ल्ड, हाउ द माउंटेन चेन्स आर इंपैक्टिंग द लोकल वेदर। माउंटेन चेन में इंपैक्ट करते हैं किसको? वेदर। फोन निकालो फटाफट, जल्दी, सबके सब फोन निकालो और देखो एक चीज सर्च करो, एक चीज सर्च करो, और सर्च करो शिमला। शिमला सर्च करो, शिमला, और इमेजेस में आओ। इमेजेस में आओ, हरे भरे पहाड़ दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे? कुछ एक घर वर भी होंगे, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा सबको? अब सर्च करो लद्दाख, LADAKH, सर्च करो लद्दाख। किसके फोन में हरा भरा पहाड़ दिख रहा है? फोन को बाहर जाके फेंक दे। किसी का फोन है पूरा पहाड़ हरा ही हरा है? किसका फोन है? किसी का नहीं होना चाहिए प्लीज।
ऐसा क्यों है? पहाड़ तो दोनों है। अब इधर देखो गौर से, हमारा जो ये बोर्ड लगा हुआ है इसको माउंटेन मानो। क्या मानो? ये हिमालय है। ये क्या है? अगर हवा यहां से आ रही है, हिमालय से टकराएगी, हवा ऊपर जाएगी और यहीं कहीं क्या करेगी? रेनफॉल। क्या करेगी? पीछे की तरफ क्या हो जाएगा? सूखा। माउंटेन ने वेदर इंपैक्ट और क्लाइमेट को चेंज किया कि नहीं किया? आपको ऐसे एग्जाम्पल कोट करने पड़ेंगे। क्लाइमेटोलॉजी, जियोमॉर्फोलॉजी और ओशनोग्राफी, बिल्कुल सिंपल। अभी यहां पर देखो, ओशनोग्राफी के अंदर क्या गिवन है? बॉटम टोपोग्राफी ऑफ अटलांटिक, इंडियन। पहले 2 साल पहले पूछा इन्होंने अटलांटिक। क्या पूछा इन्होंने? लास्ट ईयर पूछा इन्होंने पैसिफिक। कॉमन सेंस से बताओ नेक्स्ट ईयर क्या पूछेंगे? क्योंकि सिलेबस में ये लिखा हुआ है। अब जब सिलेबस छोटा होगा तुम्हारा, तो एग्जामिनर इस क्वेश्चन को ट्रिकी बना देगा। हाउ द बॉटम टोपोग्राफी इज शेप्ड, व्हाट कैन वी लर्न फ्रॉम बॉटम। ऊट पटांग सवाल बनाना स्टार्ट करेगा। पर सिलेबस इतना बड़ा है तो वो क्या करेगा? वो रिदम में चलेगा। इसलिए डिकोड करना आसान है। तुम में से जितने भी स्टूडेंट अगर मेरे प्रीवियस बैच वालों को जानते होंगे, तो हकीकत में 15 सितंबर लास्ट टाइम मेंस था, तुम आदि थे शायद उस क्लास में, और फिर हमने टेस्ट पेपर किया था। संडे को हुआ था यूपीएससी का पेपर और थर्सडे को लिया था क्लास में पेपर। 10 क्वेश्चन दिए थे, 8 एज इट इज रिपीट हुए, क्योंकि आप पेपर को प्रेडिक्ट कर पाते हो। क्योंकि सिलेबस क्या है आपका? बड़ा। ये चीज पूछ चुका है, अब ये चीज पूछेगा। अगर लास्ट टाइम पूछ लिया हीट बजट, शॉर्ट बजट, तो नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? ओशन डिपॉजिट। बात समझ में आई? ओशन डिपॉजिट्स आया। आगे देखो वेव, करंट, टाइड, ये तो तुम्हारे जीएस के अंदर भी आते हैं। ओशन करंट्स, ओशन टाइड्स कहां पर आती है, कैसे नहीं आती? टाइडल एनर्जी, वेव एनर्जी। अब इधर देखो, वेव लिखा है, करंट लिखा है और टाइड लिखा है। इकोनॉमिक ज्योग्राफी के अंदर आओ, यहां पे क्या लिखा हुआ है? एनर्जी क्राइसिस। एनर्जी क्राइसिस का मतलब, एनर्जी क्राइसिस का क्या मतलब हुआ? लाइट नहीं आना। वेरी गुड। और सोचो तुम कैबिनेट सेक्रेटरी हो। कौन हो तुम? अब तुम्हें मालूम है तुम्हारे कंट्री के अंदर एनर्जी क्राइसिस चल रहा है। राजस्थान अपनी मैक्सिमम बिजली छत्तीसगढ़ से मंगाता है। कहां से मंगाता है? देखो आजकल कभी भी रातों में बिजली कट जाती है। तुम्हारे तो घर में इन्वर्टर है, फिर वो सब लगा होगा तो पता नहीं चलता होगा। बेचारे पीजी वालों से पूछो, बिजली कटती महसूस की होगी उन्होंने। ठीक है, हमारा राजस्थान यहां पर है। इधर राजस्थान के इधर क्या है हमारे? ये अरावली। कौन है ये? इस पॉपुलेशन को जो यहां पर रह रही है मैक्सिमम, इधर वाली, यहां से बिजली का तार लगा हुआ है और छत्तीसगढ़ से आ रहा है। कहां से आ रहा है? छत्तीसगढ़ के अंदर कोल है। क्या है? कोल को आप बर्न करोगे, थर्मल एनर्जी प्लांट, क्या बनेगा आपका? इलेक्ट्रिसिटी। हीट निकलेगा, स्टीम निकलेगा, एनर्जी प्रोड्यूस, और वहां से आ रहे हैं। अब कॉमन सेंस से बताओ, भले तुम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से नहीं भी आ रहे होगे, तार जितना लंबा होगा उतना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा कि नहीं होगा? मुझे पास तक बिजली भेजनी है और एक मुझे बहुत दूर तक भेजनी है। इतना दूर तक भेजना है, बिजली चोरी भी हो रहा है, दुनिया भर के लोग पैसे भी खा रहे हैं, और ना बिजली टाइम पे पहुंच पा रहा। एनर्जी क्राइसिस हो रहा है। क्या हो रहा है? कोल मेरे पास खूब सारा पड़ा है। इंडिया के पास वन ऑफ द लार्जेस्ट रिजर्व्स हैं कोल के, तब भी हम कोल को क्या करते हैं? इंपोर्ट। कोल को क्या करते हैं? कोल को इंपोर्ट कर रहे हैं, हमारा पैसा बाहर जा रहा है। इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी बात है, बुरी बात है? तो एनर्जी क्राइसिस को कैसे सॉल्व कर सकते हैं? इस पॉपुलेशन को अगर बिजली चाहिए, तो यहां पर क्या है? पूरा का पूरा डेजर्ट। क्या है? डेजर्ट में पॉपुलेशन रह रही है, तो इस डेजर्ट को मैं क्या बना सकता हूं? सोलर पैनल। देखो अडानी वडानी आ रहे हैं, सबसे बड़े बड़े सोलर फार्म डाल रहे हैं। ये किसको रिमूव कर रहे हैं? एनर्जी क्राइसिस। एनर्जी क्राइसिस आया, इंडिया का मैप बनाया और एग्जामिनर को बताया, देखो ऐसे पिन पॉइंट यहां पर इश्यू आएगा। अगर यहां पे इंटीरियर तक बिजली नहीं पहुंच रहा है, तो यहां इतनी दूर से भेजने की जरूरत नहीं है। यहां आसपास रिन्यूएबल एनर्जी है, वेव एनर्जी, टाइडल एनर्जी, सुबह शाम वेव्स आ रही हैं। विंड एनर्जी का भी एक और खतरनाक वर्जन आता है। विंड एनर्जी क्या है? देखा है क्या? पवन चक्की। कोई सीकर से है? यहाँ सीकर में एक जगह है हर्ष की पहाड़ी, यहाँ पे जैसलमेर, उधर देखो वहां पे वो विंड मिल लगी हुई। अभी जो तुमने विंड मिल देखी हो, देखिए सस्ती,
वो कैसी देखिए, अपनी अपनी जितनी कोचिंग की बिल्डिंग है इतना। असली जो बड़े बड़े होते हैं उनको बोलते हैं विंड फार्म्स। क्या होते हैं? यहां से लेके रिद्धि सिद्धि चौराहे तक एक ब्लेड होता है। एक क्या होता है? ब्लेड। ऐसे 3 ब्लेड होते हैं बड़े बड़े, ऐसे बड़े बड़े घूमते हैं। अब आप देखो, लैंड के ऊपर भी लगा सकते हो। और स्मार्ट यूज क्या होगा अगर मैंने लैंड पे लगा दिया, जैसे इधर मैंने लगाया। अब एनर्जी क्राइसिस को, टॉपिक क्या चल रहा है यहां पर मेरा? एनर्जी। यहां पर है ना। इस एनर्जी क्राइसिस में एनवायरमेंटल ज्योग्राफी को कैसे जोड़ेंगे? करंट अफेयर से बताओ कैसे जोड़ेंगे? यहां पर हमारा रहता है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। कौन रहता है? डेजर्ट में रहता है। उसकी दोनों आंखें होती हैं साइड में। हमने जैसलमेर जोधपुर में विंड फार्म लगा रखे हैं। वो उड़ता हुआ जाता है और सीधा कोलाइड मारता है। उड़ता हुआ जा रहा है और सामने घुस गया। किसमें? विंड फार्म। भाई को तो दिख ही नहीं रहा, क्योंकि भाई की दोनों आंखें सामने नहीं है। आंखें कहां हैं? इसीलिए गिनती के 50 सैंपल बचे हैं हमारे पास, और ये क्रिटिकली एंडेंजर। अब एक तरफ मैं एनर्जी क्राइसिस को मिटाऊं, या फिर मैं एनवायरमेंटल के अंदर इम्बैलेंसेस को हटाऊं, इकोलॉजिकल इम्बैलेंसेस। जीन पूल, कहीं पर देखो, यहां पर जीन पूल लिख रहा है कहीं, देखो ढूंढो, बायोजियोग्राफी और एनवायरमेंटल ढूंढो। जीन्स खत्म हो रही हैं, स्पीशीज खत्म हो रही हैं, क्योंकि मैंने एनर्जी क्राइसिस को किससे जोड़ दिया? बायोजियोग्राफी और एनवायरमेंट। इनके टॉपिक को लिखूंगा तो किससे जोड़ दूंगा? एनर्जी। क्योंकि हर साल यही क्वेश्चन आते हैं और तुमको ऐसी एज लेना होगा। एक टॉपिक है उसको ऐसे लिख सकते हो। तो अब सॉल्यूशन क्या होगा कि सर मैं विंड फार्म को बजाय यहां लैंड पर लगाने के ओशन में भी लगा सकता हूं। क्या लगा सकता हूं? मैं भी देख के हैरान हो गया, न्यूजीलैंड पहुंचा, ऑकलैंड के कोस्ट पे आगे देखा इतना बड़ा बड़ा विंड फार्म। हमारे घर से एक लेडी है, वो जर्मनी से बिलोंग करती हैं। फोन निकालो और सर्च करो ऑफ शोर विंड फार्म्स, देखो और शॉक हो जाओगे। गुजरात में भी आएगा, बिल्कुल आएगा, क्योंकि फ्यूचर में अगर पॉपुलेशन इंक्रीज होगी, इंडस्ट्री इंक्रीज होगी, तो हमको लैंड चाहिए होगा। देखो ओशन के अंदर है कि नहीं है? लाइन से लगा दिया। और जब इधर आओ दोबारा बोर्ड पे देखो, एनर्जी क्राइसिस था, क्लाइमेटोलॉजी आ गया। क्लाइमेटोलॉजी के अंदर देखो लोकल विंड लिख रहा है। क्या लिख रहा है? लोकल विंड में आएगा सी ब्रीज और लैंड ब्रीज। कभी अगर समुद्र किनारे गए हो तो चाहे रात में पहुंच जाओ और चाहे दिन में, हवा ही हवा चलती है। तो इस किनारे के जस्ट आगे क्या लगा दो? विंड फार्म। हवा चलती रहेगी, विंड फार्म चलता रहेगा, और आपको मिलेगा रिन्यूएबल एनर्जी। और रिन्यूएबल एनर्जी मिलेगा तो क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग कम। इसी के साथ साथ जो हमारा टॉपिक था एनवायरमेंटल ज्योग्राफी के अंदर, लास्ट में देखो क्या है? एनवायरमेंटल एजुकेशन एंड लेजिस्लेशन। हम वो बोलते हैं पंचमित्र, ग्लासगो में जाके रिन्यूएबल एनर्जी पे काम करना है, ये काम करना है, उसको देखो। एक छोटा सा टॉपिक है, हमने उसको सिलेबस से कितनी सारी जगह जोड़ा। अब तुम इमेजिन करो, तुम अपनी कॉपी में आंसर लिख रहे हो एनर्जी क्राइसिस में, इतने सारे अलग 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 पॉइंट लिख रहे हो, छोटे छोटे अलग अलग डायग्राम बना रहे हो, तुमको नंबर कैसे नहीं देंगे वो? अगर उन्होंने सिर्फ उसे पूछा होता एनर्जी क्राइसिस और तुम वहां पर रो के आ जाते, वी हैव लॉट्स ऑफ कोल बट नॉट मेकिंग एनर्जी, इंपोर्टिंग फ्रॉम अदर कंट्री, सो बैड, माय हार्ट इज इन पेन, बिलीव मी आई एम अ गुड एडमिनिस्ट्रेटर, गिव मी अ चांस। ऐसे नहीं होगा, फिर टॉपिक को इंटरलेट करना पड़ेगा। समझ में आया? फिजिकल ज्योग्राफी वो ज्योग्राफी है जिसमें चीजें स्ट्रेट फॉरवर्ड आती हैं। चीजें कैसी आती हैं? क्वेश्चन आ गया, तुमने स्ट्रेट फॉरवर्ड लिख दिया, तुमको इसको लिंक करना है किससे? ह्यूमन ज्योग्राफी। आगे देखो टॉपिक कितने इजी है। बायोज्योग्राफी के अंदर आओ, सॉइल, तो जीएस में ही पढ़ते हैं, और जैसे ही सॉइल को पढ़ लोगे तो पता चल जाएगा तुम्हारा वो एग्रीकल्चर, डिग्रेडेशन, कंजर्वेशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल। फोन निकालो फटाफट जल्दी और सर्च करो मार्सुपियल्स, MARSUPIALS, मार्सुपियल, यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स PYQ, यूपीएससी सीएससी सिविल्स PYQ। देखो एक क्वेश्चन आया होगा लास्ट ईयर, आया क्या? शायद लास्ट ईयर ही आया होगा। देखो स्टेटमेंट में दे दिया। अब इधर रुको, उसको क्वेश्चन को मत पढ़ो पूरा, यहीं कहीं रुक जाओ। मैं तुम्हें चैलेंज करता हूं, किसी भी एनसीईआरटी में जाके चले जाओ और मुझे आके बता दो कि मार्सुपियल का डिस्ट्रीब्यूशन कहां लिखा हुआ है। इस साल 2024 के अंदर इन्होंने पूछा है कि ड्वार्फ स्टार क्या होते हैं। क्या पूछा है?
जियोमोफोलॉजी में देखो ओरिजिन एंड एवोल्यूशन पूरा कहा जाएगा, यूनिवर्स कैसे बना, ये सारी की सारी चीजें यहां पता चलेंगी। मार्सुपियल्स, तुम्हारी क्लास के अंदर एक एक जानवर बड़ी इंटरेस्टिंग तरीके से क्लास के अंदर बना के देखेंगे, जो जूलॉजी बैकग्राउंड से आते हैं, बॉटनी बैकग्राउंड से आते हैं, इसीलिए वो धीमे धीमे ज्योग्राफी में शिफ्ट हो जाता है। इस वाले टॉपिक के अंदर वो मैक्सिमम मार्क्स लेके आते हैं। और मार्क्स कैसे लेके आने, जब मैं पीवाईक्यू खोलूंगा तब तुमको पता चलेगा। मार्सुपियल्स कौन होते हैं? हाँ बोलो, एग्जाम्पल सी दिया है, कैंगरू। देखो एक एनिमल किंगडम के अंदर अलग से स्पीशी आती है, उनको बोलते हैं मैमल्स। क्या बोलते हैं? मैमल्स, यानी वो जिनके पास होते हैं मैमरी ग्लैंड्स, यानी जो मिल्क फीड करते हैं। ठीक है, ठीक है, बच्चों को डायरेक्ट जन्म देते हैं। एक तो तरीका क्या होता है, आप एग दे दो, ठीक है, या फिर आप डायरेक्ट वो फीटस बाहर आ रहा। अब सुनो गौर से, मैमल्स के अंदर भी अलग अलग कैटेगरीज होती हैं। एक होते हैं प्लेसेंटल्स। कौन होते हैं? तो देखो वो प्लेसेंटा मदर की वो वूम अम्बिलिकल कॉर्ड से नहीं जुड़ा रहता। हम ह्यूमन बींग्स किस में आएंगे? ऑब्वियसली वैसे। मार्सुपियल कौन होते हैं? जितने भी बड़े बड़े मैमल्स होते हैं वो जनरली प्लेसेंटल होते हैं। कौन होते हैं? बच्चा फीटस पेट में रहेगा और यहीं से मदर की फूड चेन से, फूड पाइप से कनेक्टेड रहेगा और वहीं के वहीं वो ग्रो करेगा, और जब वो पूरा ग्रो हो जाएगा तब बाहर आएगा। मार्सुपियल्स का बॉडी स्ट्रक्चर छोटा होता है, तो वो क्या करेंगे, एक छोटे से बच्चे को जन्म दे देंगे, पर उनके आगे, पेट के आगे पाउच होता है। क्या होता है? बच्चे को जैसे ही जन्म देंगे उस पाउच के अंदर डाल देंगे। बाहर वाइल्ड में छोड़ेंगे तो कोई भी चुटक लेगा ना उसको। अभी तो तुम इंसान हो, तुम तो मौज मार रहे हो, कोई तुम्हें हाथ नहीं लगा सकता। अभी सोचो तुम कुत्ता हो, कोई बड़ा कुत्ता आगे कान नोच जाएगा तुम्हारा। कुत्ते लड़ते देखेंगे नहीं देखे? गायब हो जाओगे, कोई गाड़ी आगे कुचल गई, कहां जाओगे तुम? अब सोचो डॉगी हो तुम, तो गाड़ी आगे कुचल गया, कोई रिट लगाओगे सुप्रीम कोर्ट में, हेबियस कॉर्पस प्रेजेंट द बॉडी, कहां है? नहीं हो पाएगा ना। तो सोचो वो एनिमल क्या करेगा एवोल्यूशन के अंदर, जिसका साइज छोटा है, वो क्या करेगा, पाउच डेवलप कर लेगा। क्या डेवलप करेगा? और वो अपने मेमोरी ग्लैंड, उनके जो ब्रेस्ट होंगे वो पाउच के अंदर ही होंगे। जैसे कौन एग्जांपल हो जाएगा? कैंगरू। तो छोटा सा कंगारू को जन्म देगा, उठा के यहीं डाल देगा, और वो पाउच में तब तक बड़ा होता जाएगा जब तक वो खुद वाइल्ड में फ्रीली रन नहीं कर सकते। इनसे और ज्यादा छोटा साइज हो जाएगा तो वो क्या करेंगे, एग ले करेंगे। क्या ले करेंगे? क्योंकि वो उनका खुद का बॉडी स्ट्रक्चर इतना बड़ा नहीं कि जन्म दें। पर जैसे वो बच्चा बड़ा हो जाएगा उनके पास मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं। क्या होते हैं? उनको क्या बोलते हैं? एग्जाम्पल प्लेटिपस। सर्च करो, फोन निकालो, प्लेटिपस। यूपीएससी ने पास में पूछा हुआ है। अब बच्चों को कैसे पता चलेगा प्लेटिपस कौन होता है? देखो ऐसी तवे जैसी चोंच होगी इसकी, चपटी, बतख जैसा होगा। दिखा कि नहीं दिखा? क्यूट सा दिख रहा है ना, पर ये पॉइजनस होता है। क्या होता है ये? पॉइजनस। गोदी में मत ले लेना जब ऑस्ट्रेलिया जाओ, इसको काट लेगा तुमको। ये इधर देखो बोर्ड पे, मार्सुपियल्स की कैटेगरी थी। किसी कैटेगरी थी? हम क्लास में कौन से कॉन्टिनेंट में कौन से जानवर और कौन से प्लांट्स मिलते हैं लिखेंगे। इस साल प्रीलिम्स के अंदर आया ये वाली स्पीशीज ऑफ प्लांट, इतना रेनफॉल, ये वाला माउंटेन कौन से टाइप ऑफ क्लाइमेट में मिलता है, तुम्हारा सारा का सारा यहां से डन होगा। अब अगर मैंने एंथ्रो लिया, सोशियो लिया, पवेड लिया, तो मेरा कितना मदद मिलेगा प्री में। अब ये क्वेश्चंस देखो जो कहीं से भी नहीं आ रहे, ये सारे के सारे कहां से आएंगे? तुम्हारे ज्योग्राफी के नोट्स। समझ में आया? जैसे ये फिजिकल ज्योग्राफी वाला टॉपिक खत्म होता है, इसको हम जितना करंट से लिंक करेंगे, आगे मेजर टॉपिक कौन सा आता है हमारा? ह्यूमन ज्योग्राफी। अब ह्यूमन ज्योग्राफी पे आने से पहले देखो, ऊपर जो टॉपिक्स थे वो स्ट्रेट फॉरवर्ड थे। क्या थे? सिमिलरली जैसे अटलांटिक, इंडियन, पैसिफिक है, सिमिलरली यहां पर क्या लिखा हुआ है? कोइपन, थॉर्नवेट और ट्रेवार्ड। अगर एक साल कोइपन पूछा तो अगली साल क्या पूछ लेंगे वो? थॉर्नवेट। थॉर्नवेट पूछे तो नेक्स्ट साल क्या पूछेंगे? ट्रेवार्ड। एक एक पेज में इनकी हमारे पास समरी होगी, हम वहां पर जाएंगे कॉपी पे उल्टी कर देंगे कि इनका क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन है। ठीक है, यहां पर चीजें बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, पर जैसे ही थोड़ा सा आप नीचे आओगे ये क्या आ जाता है? ह्यूमन ज्योग्राफी। क्या आ जाता है? पहले लगता था ज्योग्राफी का मतलब सिर्फ होता है नदी, वादियां, पहाड़, बस। पर अब इन दिनों ज्योग्राफी के अंदर और भी क्या आ गया है? और भी क्या आ गया है? इधर देखो ऊपर क्या लिखा हुआ है? ह्यूमन इकोलॉजिकल अडेप्टेशन। इंपैक्ट कर रहा है जो मैन है, जो ह्यूमन है, वो किसको इंपैक्ट कर रहा है? एनवायरमेंट। हम डिफोरेस्टेशन कर रहे हैं, करने के नहीं कर रहे? उससे वेदर पैटर्न चेंज होगा कि नहीं होगा? हमने पहाड़ को काट दिया, किसको काट दिया? सड़क बना दी,
टनल बना दी, चेंजेस लेके आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? नॉर्थ ईस्ट के अंदर चले जाओ, तुमको पहाड़ों के नाम मिलेंगे अलग अलग, गारो, खासी, जयंती, डाफला, मिरी, अबोर, मिश्मी, ये अलग अलग पहाड़ हैं। इनके अलग अलग नाम क्यों है? अलग अलग ट्राइब, और हर ट्राइब का अलग अलग कल्चर है। वो एक ही पहाड़ पे रह रहे हैं शुरू से, हजारों साल से, दूसरे वाले पहाड़ों से मिक्सअप ही नहीं हो पा रहे। उनकी अपनी फूड, अपना ट्रेडिशन, अपना नाच गाना, अपना ड्रेस, इनका अपना नाच गाना, ड्रेस, कल्चर, सबका कल्चर अलग अलग है, क्योंकि वो बिल्कुल किस पे रह रहे हैं? हमारे पहाड़ों। सोचो सोचो, जो प्लेन्स हैं क्या है हमारे? यूपी, बिहार, राजस्थान। कल्चरल होमोजिनिटी, वर्ड क्या बोला मैंने? कल्चरल। एक तो होता है कल्चरल हेट्रोजिनिटी, यानी अलग अलग, एक होता है कल्चरल होमोजिनिटी। ज्यादा कहां मिलेगी? माउंटेन पे, फिर प्लेन पे। प्लेन में देखो शादी भी आसानी से हो जाएंगे दूर दूर तक। राजस्थान का आदमी गुजरात से आके रिश्ता कर सकता है, जालौर का आदमी जयपुर आ जाएगा। पर इमेजिन करो, गारो का आदमी खासी नहीं जा सकता, वहां का बिल्कुल ही कल्चर अलग है। यहां कम से कम ये तो मालूम है, रीति रिवाज एक है, मैरिज सिस्टम एक है, ये पूरा का पूरा। ये सब छोड़ो, श्री राम उत्तर प्रदेश के रहने वाले, मां सीता कहां की? नेपाल। प्लेन से दोनों उधर। आज भी वो बोलते हैं ना, जब भी मोदी जी आते हैं, कोई सा भी भारत का प्राइम मिनिस्टर, इंदिरा जी, चाचा नेहरू, सबके सब क्या बोलते हैं? हमारा और इंटरनेशनल रिलेशन में देखेंगे, आ गया इंटरनेशनल रिलेशन, आ गया। जैसे ही नेपाल आता है तो हम बोलते हैं रोटी बेटी का रिश्ता, एक वर्ड आता है, क्या बोलते हैं? हमारे यहां से फूड ग्रेन जाते हैं, और वहां से सिंस पास देखो हमारे यहां मैरिज अलायंस है, इसलिए आज तक हमारे नेपाली के साथ में क्या है? ओपन बॉर्डर्स। आप ये देखो, क्योंकि प्लेन में है, वो क्या है? प्लेन। प्लेन है तो कल्चरल मिक्सअप, कल्चरल जेलअप होना बहुत ज्यादा आसान है। बट अगेन, जितना ज्यादा माउंटेन फीचर आता जाएगा, उतना ही कल्चरल क्या होगी? हेट्रोजेनिक। क्या हो, मैं दोनों के दोनों पहाड़ों पे पुल बांध दूं? क्या बांध दूं आज? पुल। आज तो मैंने पुल बांध दिया, दोनों की कल्चरल बिल्कुल अलग है। इमेजिन करो 100 साल बाद क्या होगा, उनके भी कल्चर सेम होने लग जाए। हम ह्यूमन बीइंग्स चेंज भी करते हैं, फिजियोग्राफी को, जियोमॉर्फोलॉजी को, और कल्चर करते हैं कि नहीं करते? जितना हम ह्यूमन ज्योग्राफी में आएंगे, चीजें उतनी डाइवर्स होने लग जाएंगी। चीजें उतनी क्या होने लग जाएंगी? याद करो, जैसे पॉलिटी के अंदर एक बेसिक सा क्वेश्चन जो हमने डिस्कस भी किया था, पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, रेस्पाइट, रिप्राइव, कम्यूट, पार्डन, आर्टिकल लिख दिया 72। सबको मालूम होगा, सब पढ़ के भी चले जाएंगे, सबको लगभग लगभग सेम मार्क्स मिलेंगे, यस और नो। पर क्वेश्चन क्या ट्रिकी बनाया हमने? Why the president has been allotted pardoning power despite we have judiciary in place? सजा सुनाने का काम किसका है? जुडिशरी का। फिर ये वाली पावर हमने प्रेसिडेंट को क्यों दी? अब दो क्वेश्चन हो गए, एक तो ये पावर क्यों दी, और एक पावर क्या है। दोनों में से मुझे बताओ, आंसर ज्यादा वेरी किसके करेंगे? पहले वाले केस में व्हाट इज पार्डनिंग पावर, या फिर व्हाई द पार्डनिंग पावर इज गिवन। अब सोचो, तुम सबके सब कॉम्पिटिटर हो, तुम सबके सब क्या हो, तो तुम कौन से क्वेश्चन को चूज करना चाहोगे, जो डाइवर्स है या फिर जो बिल्कुल ही स्टैटिक है? स्टैटिक को अगर चूज करोगे तो फिक्स नंबर आएंगे, सबको फिक्स ही नंबर मिलेंगे। जिन जिनको 300 से ऊपर क्रॉस करना है स्कोर, उनका ह्यूमन ज्योग्राफी स्ट्रांग होना चाहिए। क्या स्ट्रांग होना चाहिए? ह्यूमन ज्योग्राफी मैक्सिमम टीचर्स को नहीं आता, क्योंकि ह्यूमन ज्योग्राफी सारी की सारी चीजों का लिंक है। जब इसकी टॉपिक देखो, रेडिकल बिहेवियरल ह्यूमन वेलफेयर दिख रहा है यहां पर। तुम जब इन टॉपिक को पढ़ोगे तो सोशियोलॉजी बैकग्राउंड वाले बंदे और पबेड और पीएसआर वालों से पंगा ले लोगे और उनको हरा दोगे, क्योंकि वो इन टॉपिक्स को पढ़ ही इसीलिए रहे, क्योंकि ये सारी की सारी चीजें स्टार्ट कहां से? पर्सपेक्टिव एंड ह्यूमन, अरिस्टोटल 300 बीसी, वहां से चीजें स्टार्ट हो रही है, वो यहां पे आएंगी। पॉजिटिविज्म क्या होता है, रियलिज्म क्या होता है, अभी सुनने में तो लग रहा है बड़ा गंदा है ये, पर ऐसे सोचो, जितनी ज्यादा चीजें डाइवर्स होंगी, तुम्हारा उतना ज्यादा स्कोर आएगा। जुनैद अहमद 250 वर्सेस 323। जिस साल मेरा अटेम्प्ट था, उस साल टॉपर का 304 था, मेरा 274 था, 30 समथिंग मार्क्स का डिफरेंस हो गया। उसी हिसाब से सोचो, अगर आज पेपर देते, वो तो 2020 वाला लेवल का दिग्विजय था, जो ना सिलेबस की कॉपी, आज सिलेबस की कॉपी साथ में लेके आए हैं हम। एक साइट है ग्रेड अप, यहां पर लिखा हुआ है इधर नीचे 2021। पेपर जब मैंने दे दिया तो मैंने तो सिलेबस की कॉपी फिर अच्छे से डाउनलोड करी, फिर आगे अटेम्प्ट ही नहीं दिया, तब भी बिना जाने इतना स्कोर किया। तो आज तो 300 अगर लाना है तो काफी आसान है, क्योंकि आपको इतना इंटरलिंकेजेस आता है। अब गौर से सुनो, तुम्हारा एम क्या था? ज्योग्राफर बनना है, फिर एडमिनिस्ट्रेटर बनना? इन चीजों को अपन क्लास में तो ऐसे पढ़ेंगे जो
जिस ऑप्शनल में इनको डेप्थ में पढ़ा जाता है तो मैं उससे अच्छा पता चल जाएगा। और एक एडमिनिस्ट्रेटर के लिए चीजें कैसे इंपॉर्टेंट है, इन तीन चीजों को भी वर्ड अभी याद करो एक बार। एक तरफ तो लिखा हुआ है क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन, एक तरफ क्या लिखा हुआ है रेडिकल, एक तरफ लिखा हुआ है बिहेवियर, एक तरफ क्या लिखा हुआ है वेलफेयर। देखा कि नहीं दिखा? अब देखो, ये लोग ये बात करेंगे कि हम ज्योग्राफी को क्यों पढ़ते हैं। ऑब्वियसली जब हम किसी भी नए सब्जेक्ट को बनाते हैं तो लोग क्या बोलेंगे, हम क्यों पढ़े भाई सब्जेक्ट को, ऐसा सब्जेक्ट ने हमको क्या दे दिया? यस और नो? पहला क्या था? क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन। क्यूआर वाले कुछ नहीं बोलते। अब तुम देखो चीजें कितनी डाइवर्स हैं और कैसे तुम लोगों को एज मिलने वाला है फ्यूचर में। इन टॉपिक को, सिर्फ इस एक टॉपिक को, पर्सपेक्टिव इन ह्यूमन ज्योग्राफी को 1 महीना पढ़ेंगे हम क्लास में, तब जाके तुम्हारा ऑटोमेटिकली देखना कैसे 300 से पर स्कोर आएगा। और अभी तुम एक ब्रीफ में समझ जाओगे कि देखो चीज क्या है। ये क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन कुछ भी नहीं है। ज्योग्राफी के अंदर कुछ एक लोग आए, उन्होंने बोला कि ज्योग्राफी, क्वांटिटेटिव का मतलब क्या होता है? एक तो होता है क्वालिटेटिव, एक होता है, जैसे एक होता है ग्रोथ, एक होता है डेवलपमेंट। समझ में आया? ग्रोथ और डेवलपमेंट में ग्रोथ क्या है? क्वालिटी या फिर क्वांटिटी? क्वांटिटी। डेवलपमेंट क्या है? क्वालिटी। ये बोल रहे हैं क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन वाले, यानी ये किसके बाद? हम ज्योग्राफी को इसीलिए पढ़ेंगे क्योंकि हमको चाहिए विकास, हमको क्या चाहिए? डेवलप। डेवलपमेंट कैसे करेंगे? हम ढूंढेंगे मिनरल कहां है, जहां पर मिनरल है वहां पर हम क्या बनाएंगे? इंडस्ट्री। क्या बनाएंगे? हम करेंगे एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर से करेंगे हम एक्सपोर्ट्स। हम बनाएंगे नया इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर क्या आएगा? रोडवेज, रेलवेज, एयरवेज, पोर्ट्स, एक्सवाइजेड। होगा कि नहीं होगा? जितना मैं इंडस्ट्री बनाऊंगा, जितना मैं एग्रीकल्चर करूंगा, जितना मैं डेवलपमेंट करूंगा, उतना ही मेरी सोसाइटी क्या होगी? कैपिटलिस्टिक या फिर सोशलिस्टिक? क्या होगी? कैपिटलिस्ट बनती जाएगी। जितना ज्यादा इंडस्ट्री बनेगा उतना ज्यादा सोसाइटी में इक्वालिटी आएगी, फिर इनइक्वालिटी आएगी। सोच के बताओ, इक्वालिटी इनइक्वालिटी? इनइक्वालिटी। तुम कभी इंडस्ट्री के मालिक के बराबर आ सकते हो क्या? तुम्हारा भले ही पैकेज वो कितना ही क्यों नहीं कर दे। आज वो पराग अग्रवाल ये और वो जब दिखाते हैं इनके बिलियन ऑफ डॉलर के, 100 करोड़ के पैकेज हैं, ठीक है, पर वो जिस कंपनी में काम कर रहे हैं वो कंपनी तो 10-20 लाख करोड़ की है। यस और नो? जिस कोचिंग में मैं पढ़ा रहा हूं वो आदमी 400 करोड़ का था, तब जाके मैं जाके 4 करोड़ का आदमी बनाऊं। 4 करोड़ के सब नहीं होंगे, पर क्या मैं और मेरा मालिक सेम हो सकते हैं? नहीं। इनइक्वालिटी तो रहेगी ही रहेगी। यस और नो? तो ये चाह तो अच्छा रहे थे, ये क्या बोल रहे थे, हम ज्योग्राफी को इसीलिए पढ़ेंगे क्योंकि इंडस्ट्री बनेगी, एग्रीकल्चर होगा, मिनरल ढूंढेंगे, ये करेंगे, फलाना करेंगे, मौज मारेंगे सब। पर धीमे 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 इनके नेगेटिव सामने आने लगे। क्या सामने आने लगे? इनके नेगेटिव क्या होंगे? इनइक्वालिटी। क्या होगा? और ज्यादा इंडस्ट्री बनेगी तो और ज्यादा समाज में क्या होगा? पोल्यूशन। क्या होगा? रिसोर्सेस कुछ लोगों के हाथ में होंगे, सबके हाथ में होंगे। कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ, यानी वही रिसोर्सेस। पोल्यूशन होगा, ये होगा। जितना ज्यादा पोल्यूशन होगा, नदी झरने ये वो डैम में बन रहा है, एक्सवाइजेड सब कुछ है, सबसे ज्यादा दुखियारी हालत किसकी होगी? गरीब की। वो गरीब वल्नरेबल सेक्शन किसी से भी आ सकता है। मौज कौन मार रहा है? टॉप वाले लोग। आज बाहर गर्मी हो रही है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, 50-50 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं। जितने भी जो ज्वेलर्स हैं, टेक्सटाइल्स हैं, जो बिजनेसमैन है बड़े बड़े, उनको इश्यू हो रहा है। उनका घर एसी, उनकी कार उनके गैराज में खड़ी होती है, वो पहुंचते हैं कार चिल्ड, ऑफिस चिल्ड, उन्होंने तो गर्मी सही नहीं है आज तक। गर्मियों कौन सह रहा है? वो मजदूर। तो जब फिर कुछ एक ज्योग्राफर बाद में आएंगे और वो क्या बोलेंगे, तुम्हारी इस तरीके से ज्योग्राफी से पढ़ने के चक्कर में आज हमको इतने सारे इश्यू देखने को मिल रहे हैं। सोचो, मैं पैदा हुआ, तुम पैदा हुए, मैं एक बड़े गरीब घर में पैदा हुआ, मेरे माता पिता सोचो नरेगा के अंदर मजदूर, तुम्हारे माता पिता सोचो अंबानी। अब वो अंबानी का नहीं थे, मौज मार रहा है वो, शादी हुई है नहीं इसकी 2 साल से, कितने साल से तो उसकी शादी ही चल रही है। जस्टिन बीबर, रियाना, जॉन सीना, सब रेसलर भी आ गया वहां, सब आ गए वहां। तुम्हारी शादी में तुम्हारे फूफा जी नाराज हो जाएंगे, अरेंज करोगे तो नाराज हो जाएंगे, इससे अच्छा दहेज तो हम दिलवा सकते थे, इससे अच्छा रिश्ता तो वो था। लव करोगे तो और मौसा जी भूपा वो भी नहीं आएंगे, वो वहीं पे नाराज, आना ही बंद, शादी में माँ बाप से रिश्ता कट। उनकी शादियों में देखो कौन कौन आ रहे हैं, वो बेचारा नाच नाच के थक गया, उसकी वीडियोस देखें, ऐसी शादियां हो रही हैं। तो सोचो, इतना सा सोचो, उस बंदे को मेहनत करनी पड़ी,
और सोचो वो जिसके माँ बाप दोनों क्या है, नरेगा के मजदूर। भारत में ऐसे कितने बच्चे होंगे जिनके पेरेंट्स मजदूर होंगे, यस और नो? आज वो लोग क्या क्वेश्चन करेंगे जो उनके लिए चिंता करते होंगे कि आज ये जितना भी जो कुछ देख रहे हो, इट इज बिकॉज ऑफ व्हाट? क्योंकि हम ज्योग्राफी को किसकी तरीके से पढ़ रहे हैं, क्वांटिटेटिव। और तुम बोलोगे सर ऐसा ज्योग्राफी ऐसा क्या हो गया? बेटा जितने भी जो सेक्रेटरीज हैं, मिलिट्री जनरल्स हैं, सारे के सारे कौन से बैकग्राउंड से आते हैं? ज्योग्राफी। पॉलिसी प्लानिंग, पॉलिसी डिजाइनिंग ज्योग्राफर का ही काम होता है। देख लो रीजनल प्लानिंग, डेवलपमेंट, सारी की सारी चीजें दिख रही है ना, मैं कैसे कलेक्टर है, वो सारी की सारी चीजें आगे प्रूव होंगी धीमे धीमे। तो बोलते हैं फिर वो आके लोग क्वेश्चन करेंगे उनको कि देखो तुम क्या ज्योग्राफी पढ़ के आए हो, तुम वो वाली ज्योग्राफी पढ़ के आए हो जो सिर्फ और सिर्फ इन चीजों को दिख रही, इन चीजों को नहीं दिख रही। तुम लोग इनसे नाराज हो जाओगे और तुम अपने नया ज्योग्राफी का स्कूल बनाओगे और उसका नाम क्या कर दोगे तुम? रेडिकल। कौन हो जाएगा? रेडिकल। क्या होता है मतलब? चेंज लाना, कुछ एक्सट्रीम लाना। जैसे मार्क्स, कौन है? कार्ल मार्क्स। अब देखो ये सोशियोलॉजी फोशियोलॉजी वाले पढ़ते हैं ना कार्ल मार्क्स इसको, और देखो तुम्हें कार्ल मार्क्स कैसे पता चलेगा? अब रेडिकल वाले कौन होंगे? वो क्या बोलेंगे? हमको क्या इश्यू दिख रहा है सामने? इनइक्वालिटी, पॉल्यूशन, और क्या था? कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ। ये लोग तो क्या बोलेंगे? हमारी इंडस्ट्री में आओ, मेहनत करो, मजदूरी करो। वो बेचारे आजकल में ये टिर्री वाले नहीं होते, लोकल लैंग्वेज में टिर्री बोलते हैं यार इनको हमारे यहाँ, ई रिक्शा। अच्छी लैंग्वेज में इनको क्या बोलते हैं? ई रिक्शा। ई रिक्शा के अंदर मैं एक बहुत अच्छी चीज देखता हूं, जो पीछे जो स्टेपनी वाला आता है ना, उसके ऊपर लिखाते हैं जितना चलाओगे उतना कमाओगे, ज्यादा चलाओ ज्यादा कमाओ। वो बेचारा सपने में जी रहा है। किस में जी रहा है? 5-10 रुपए लेता होगा पूरी सवारी, अगर ढोली तो पुलिया भी नहीं चढ़ती टिर्री इनकी। देखिए कि नहीं देखी? दिन में कितने चक्कर काट लेगा? एक दिन में ऐसा थोड़ी 10 लाख कमा के घर आ जाएगा। आदमी स्टॉक और म्यूचुअल फंड ही करके आज दिनों 10 लाख और 10 करोड़ कमा लेता है। उस आदमी के इतने सपने ही नहीं है। सोशियोलॉजी की एनसीईआरटी में पता है क्या लिखा हुआ है? कि वो बोलते हैं ना, हार्ड वर्क लीड्स टू सक्सेस। इट इज अ मिथ। इट इज अ व्हाट? इट इज अ मिसनोमर। अगर हार्ड वर्क सबसे ज्यादा सक्सेस लेके आता तो सबसे ज्यादा सक्सेसफुल मजदूर होता। कौन होता? तुम मैं उतनी मेहनत कर रहे हैं जो एक मजदूर कर रहा है। आज बाहर एक गार्ड साहब खड़े हुए हैं जिनका काम सिर्फ मेरी गाड़ी की पहरेदारी करने का। उनकी महीने की इनकम यहाँ पे डेली 1 घंटे की, 1 दिन की इनकम सिमिलर है। वो लेबर कर रहे हैं आदमी। हार्ड वर्क कौन कर रहा है धूप में खड़ा होके? फिजिकल लेबर कौन कर रहा है? वो। यहां पर कौन सी लेबर हो रही है? सिर्फ और सिर्फ मेंटल लेबर हो रही है कि नहीं हो रही? मेंटल लेबर। ये रेडिकल वाले आके क्या बोलेंगे कि समाज के अंदर इतने सारे इश्यू तुम देखे जा रहे हो, ये मेनली किसकी वजह से हो रहा है? ये उन लोगों की वजह से जो टॉप पे बैठे हैं। जो कहां बैठे हैं? तुम कितनी क्यों नहीं मेहनत कर लो, तुम कभी भी टॉप पे नहीं पहुंच पाओ। तो सबसे आसान तरीका क्या है टॉप पे पहुंचने का? जो टॉप पे बैठा उसको हटा दो और वहां पर खुद जा। तुमको फैकल्टी बनना है, मेरे को हटाओ, खड़े हो जाओ, पढ़ाना शुरू कर दो, पैकेज चालू। या तो सपने देखो, खूब पढ़ो, आईएएस बन जाओ, और या फिर जो आईएएस बना हुआ है कलेक्टर, गए बोलेरो में लड़के उठाए, हटाया उसको, बैठ गए। ये हो गई रेडिकल थ्योरी। क्या हो गई? ये बोलता है कि सारी चीजों की जड़ इंडस्ट्रियलिज्म और रिसोर्सेज वेल्थ ये नहीं है। सारी चीजों की जड़ क्या है? कैपिटल। ना ये होगा ना ये फफूंद होंगे। इतना बड़ा चेंज लाना सोसाइटी में आसान काम है क्या? इसलिए सक्सेसफुल नहीं हो पाए। ये क्या नहीं हो पाए? यूएसएसआर। कौन? पूरा पूरा यूएसएसआर कौन सी फिलोसफी पे था? कम्युनिस्ट। सोशलिस्ट तो हम थे, कम्युनिस्ट। तो देखो ज्योग्राफर्स ने तो प्लान किया, क्योंकि ज्योग्राफर कौन थे? रेडिकल ज्योग्राफर्स। कौन थे वो? आज यूएस वाले कौन से ज्योग्राफर्स हैं? क्वांटिटेटिव। वो वैसे चला रहे हैं। इंडिया वाले कौन से होंगे? बीच के। अब जो लोग बोलेंगे कि भाई इतना दम तो हमें नहीं है, कितना पंगा ले लें, वो कौन सी वाली बात करेंगे? यहां देखो, यहां पर क्या लिखा हुआ है? वेलफेयर। क्या लिखा हुआ है? वेलफेयर वाले क्या बोलेंगे? अरे लड़ाई झगड़ा बंद करो, लड़ाई लड़ाई माफ करो गांधी जी को। कैसे? बोले इस लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रखा। अगर आप ये सारा का सारा इश्यू देखते हो, इनइक्वालिटी है, सोसाइटी है। आज जयपुर की छोड़ो, राजस्थान की सबसे टॉप जगह कौन सी है बोलो? सबसे टॉप जगह जो अपने आप में फोर्ट की तरह, किले की तरह बना हुआ है, तुम पेनिट्रेट नहीं कर सकते, घुस नहीं सकते वहां। आज विधानसभा, विधानसभा भी सत्र में चल रही है, बैरिकेड लगा दिए, हजारों पुलिस वाले, अपने आप में फोर्ट है वो। क्या है वो? मॉडर्न फोर्ट है। तो राजा बैठा हो, राजा कौन है? सीएम। राजा के वो ऊट पटांग साले ट्रूप्स, कौन? मिनिस्टर।
और फिर वो जितने भी चमचे मरने वाले जो चेस गेम में आगे नहीं होते पॉन, वो कौन हो जाएंगे आपके? पुलिस वाले। सबसे टॉप की जगह पूरे राजस्थान की कौन? विधानसभा। विधानसभा के आगे चलो अमरूदों के बाग की तरफ, वो एक चौराहा सा आता है सेंट्रल बाग से पहले, लेफ्ट हैंड साइड पे कच्ची बस्ती है। लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है? आज ही घर जाके देखना, इधर है अमर जवान ज्योति। अमर जवान ज्योति के आगे आप बैठ जाते हो, उधर सीढ़ियां लगाई हुई, सीढ़ियों के पीछे देखना, तुम्हें सुबह सुबह लोग खुले में हकते दिखेंगे। ये है स्टार्क रियलिटी ऑफ इंडिया, कि ये है सबसे टॉप की जगह राजस्थान की, जो कि कौन है? विधानसभा, जहां सीएम बैठ रहा है। और जस्ट 100 मीटर दूर कौन है वहां पर? स्लम्स। कौन है वहां पर? स्लम। ये स्लम्स किसकी देन है? रेडिकल वाले क्या बोलेंगे? ये स्लम किसकी देन है? क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन। क्यूआर वाले क्या बोलेंगे? स्लम किसकी देन है? ये मेहनत नहीं करते हैं। वो क्या बोलेंगे? आओ हमारी इंडस्ट्री में नौकरी करो, तुम गरीब नहीं रहोगे। तो ये लोग क्या बोलेंगे? हटाओ इन मालिकों को, तुम ही क्या बन जाओ? मालिक के ओनर। पुरानी मूवी में नहीं आता था अनिल कपूर, वो यूनियन का मालिक बन जाता था। फिर वो श्रीदेवी से शादी कर ली हुई, श्रीदेवी कौन होता था? मालिक की बेटी, मालिक बन गया। तो अनिल कपूर वॉज होम अ रेडिकलिस्ट, ही वॉज होम अ रेडिकलिस्ट। चीज रिलेट हुई कि नहीं हुई? वेलफेयर क्या बोलेंगे? भाई ये काम करना आसान नहीं है, हमको गवर्नमेंट डंडे मारेगी। ये क्या बोलेंगे? सॉल्यूशन पे आओ। किस पे आओ? एक ज्योग्राफर को और एक एडमिनिस्ट्रेटर को क्या होना चाहिए? वेलफेयरिस्टिक। तुम्हारी पूरी की पूरी गवर्नेंस और पॉलिटी क्या है? वेलफेयरिस्टिक। इंडिया इज अ, सारे के सारे डीपीएचपी क्या होते हैं? वेलफेयर अप्रोच। ये क्या बोलेंगे? अगर तुमको स्लम दिख रहा है तो उनको पक्का मकान बना के दो, ड्रेनेज सिस्टम बना के दो, पक्की बिजली दो। अगर बेचारे वो खुले में शौच जा रहे हैं तो उनको क्या दो? टॉयलेट्स दो। सोल्यूशन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? रेडिकल क्या बोलेंगे? तब भी तो गरीब ही रहेगा ना। तो ये लोग किसकी बात करते हैं? सॉल्यूशन की। किसकी बात करते हैं? और वेलफेयर वाले इतने अच्छे लोग हैं क्योंकि आईएएस जितने भी होते हैं वो वेलफेयर स्कूल से ही आते हैं। वो कौन से स्कूल से आएंगे? धीमे धीमे देखो, सबके पॉजिटिव है, सबके नेगेटिव है। वेलफेयर वाले बोलते हैं हु गेट्स वेयर एंड हाउ। अब ऐसे सोचो, दो एरियाज हैं, एक है अर्बन और एक दूसरा क्या है? रूरल। तुमको दोनों एरिया में डेवलपमेंट पहुंचाना है। क्या पहुंचाना है? मन में सोचो, कैसे पहुंचाओगे? विकास करना है। सीएम की मीटिंग हो रही है, मैं सीएम हूं और तुम 40 के 40 बच्चे मेरे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। मैं बोलूंगा चीफ सेक्रेटरी तो वही होगा जो मेरे को बता देगा कि भाई विकास कैसे होगा, क्योंकि मैं कौन हूं? अभी सीएम मैं हूं, भजन लाल जी, भरतपुर से आया हुआ हूं, एजुकेशन बैकग्राउंड कुछ नहीं, पर तुम लोगों कौन? कलेक्टर, प्री मेंस इंटरव्यू, लवसना में भी 2 पेपर, और कलेक्टर इतना लेट जाके बने हो। और तुमको मैंने क्या ऑफर दे दिया? नया चीफ सेक्रेटरी, साथ में चलने का मौका दिया है, इतना पावर बढ़ा दिया। अब सोचो, अगर तुम वेलफेयर स्कूल से हो, कौन से स्कूल से हो? तुम ज्योग्राफर्स हो, तुम्हारा बैकग्राउंड ज्योग्राफर है, डेवलपमेंट ही तो पहुंचाना है। डेवलपमेंट के बेसिक क्या हुआ? इकोनॉमी में आ जाओ, एनर्जी, लैंड, कैपिटल, यही होता है ना। ठीक है, रूरल एरिया है, मेनली क्या होगा? इंडस्ट्रियल बेस्ड या फिर एग्रीकल्चर बेस्ड? एग्रीकल्चर में ज्यादा पैसा किस में? गेहूं उगाने में या फिर टमाटर भिंडी उगाने में? क्यों? टमाटर रोज उगाओगे कि किलो के दाम से फटाफट जाके बिकेंगे। गेहूं की एक फसल पता नहीं कितने टाइम बाद जाके खड़ी होगी। पॉपुलेशन बढ़ रहा है, लैंड साइज बड़ा होगा छोटा होगा? छोटा होगा। पर जितना मैं पेरिशेबल आइटम बनाऊंगा, क्या बनाऊंगा? मार्केट तक फटाफट पहुंचना होगा, फिर धीमे धीमे पहुंचना होगा। सोचो, मैं गांव में रह रहा हूं, मेरा काम है मिल्क प्रोडक्शन का। किसका काम है? लाइव स्टॉक, डेयरी। अब डेयरी दूध निकाल लिया फटाफट सुबह सुबह भैंस से, अब क्या करूं? आराम से सो जाऊं? दूध निकल गया, मैं तो थक गई हंसा। आता है कि नहीं? अब क्या करोगे? क्या करोगे? कोल्ड स्टोरेज। अब देखो कितनी अच्छी बात बोली बिश्नोई ने, कोल्ड स्टोरेज। मैं गरीब किसान था, मैं कौन था? एक कोल्ड स्टोरेज फॉर मी इज लाइक, समझ में आया? अब क्या करूंगा मैं? मेरी साइकिल पे डोलची टांगूंगा फटाफट, और दह पेडल, वो एटलस वाली साइकिल नहीं आती,
वो साइकिल ही उसको हमने दूधिया वाली साइकिल बोल दिया। कोई स्कूल में भी हमारे टाइम पे वो वाली साइकिल लेके आता तो बोले दूधिया आ रहा है, देखो इसका हैंडल ऐसा वाला था। फिर वो फैशन वाले हैंडल आ गए थे ऐसे, फिर उसका हैंडल यूं करने लग गए थे, तो देखो वो साइकिल ही दूधिया साइकिल कर दी थी सबने। सोचो बारिश का टाइम है, किसका टाइम है, गांव के अंदर सड़कें नहीं होती, सड़कें स्लिपरी हो जाएंगी, क्या वो मार्केट तक पहुंच पाएगा? कभी भी नहीं पहुंच पाएगा। यहां पर मेनली चलता है एग्रीकल्चर। तुम उस जगह की ना यूएसपी को पहचानो। ऐसा नहीं तुम ऐसे चीफ सेक्रेटरी बन जाओगे, सर मैं रूरल एरिया के अंदर इंडस्ट्री डेवलप कर दूंगा, यूरेनियम प्लांट, न्यूक्लियर प्लांट। बोले भाई इसको रिजाइन करो, इसको घर भेजो। लॉजिक बात करनी है, और लॉजिकल बात कैसे करोगे जब तुम वेलफेयर, हु गेट्स वेयर एंड हाउ। यहां पर मेनली क्या चलता है आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी, कौन सा, सर्विस। ठीक है, अब अगर आपको डेवलपमेंट पहुंचाना है तो सबसे पहले आपको देनी होगी कनेक्टिविटी। क्या देनी होगी? रूरल एरिया में कनेक्टिविटी का मोड और मीडियम क्या होगा? इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या होता है? रोड, रेलवे, एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स। एरोड्रम बना दोगे हर गांव में? क्या सॉल्यूशन दोगे कि सर इतना दूर है गांव, फटाफट मंडी तक आ जाएंगे, चार्टर प्लेन लगा देते हैं? बोलोगे क्या? क्या बोलोगे? रोड्स, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। अब सोचो वो कौन सा बैकग्राउंड वाला आईएएस रहा होगा जिसने उसने बताया होगा। और यही सारी की सारी स्कीम्स हैं, सारी की सारी स्कीम अभी सारी की सारी चीजें रिलेट हो जाएंगी कि रूरल एरिया तक पहुंचनी है तो स्कीम का नाम है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। मेट्रो स्टेशन बनाओगे क्या रूरल एरिया में? एक गांव, हमेशा हर एक गांव की आबादी 2-2,500 से 5,000 तक होती है, दो गांव को आपस में कनेक्ट करना है, 5-5 हजार लोग हैं, क्या मेट्रो पिलर डाल दोगे, मेट्रो लगा दो गांव में? नहीं। सिटीज के अंदर तो चल रही है मेट्रो, वहां क्यों नहीं चल रही? सिटी की पॉपुलेशन अफोर्ड कर सकती है, ज्यादा कंजेस्टेड होती है, इसलिए मेट्रो को हमने ऊपर उठा रखा है, जहां सड़क है वहां से नीचे से भेज रखा है। रूरल एरिया की वो डिमांड नहीं होगा, पैसा ही नहीं है। अर्बन एरिया के अंदर मैं लेके आऊंगा तो अर्बन एरिया में तो ऑलरेडी रोड्स हैं, तो मैं अगर मुझे यहाँ पे फर्दर डेवलपमेंट करना है तो मुझे क्या इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा? मेट्रो। तो डेवलपमेंट का तरीका चेंज हो गया। हु में कौन हो जाएगा? अर्बन एंड रूरल। हाउ, किस तरीके से? इधर हो जाएगा मेट्रो, इधर हो जाएगा रोड्स। डेवलपमेंट ऐसे धीमे 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 पहुंचेगा। तो ये बात किसकी करते हैं? वेलफेयर। किसकी बात कर रही है? वेलफेयर अप्रोच। अब वहां पर क्वेश्चंस आएंगे तुम्हारे पास ऐसे ही, ज्योग्राफी के अंदर क्वेश्चन आएंगे कि रोड डेवलपमेंट प्रोग्राम, हिल डेवलपमेंट प्रोग्राम, फलाना ढिमका, ये आएगा, सब कुछ आएगा। ये सारा का सारा तुम्हारा इकोनॉमी में भी आएगा। स्पेशल कैटेगरी स्टेटस, वो आंध्रा, तेलंगाना, बिहार सब डिमांड कर रहे हैं ना, तो वो सब कुछ भी नहीं है, वो वेलफेयर अप्रोच है। कौन सी अप्रोच है? हु गेट्स वेयर एंड हाउ, कैसे किस आदमी को कहां तक विकास पहुंचाना है। उसी रूरल एरिया के अंदर मुझे अगर फर्दर डेवलपमेंट पहुंचाना है तो मुझे पैरिटी पहुंचानी है, इक्वालिटी लेके आनी है। अगर मुझे यहां पर एम्प्लॉयमेंट देना है तो मैं कौन सा सेक्टर को बढ़ावा दूंगा? सर्विस। टर्शरी सेक्टर को, क्वार्टरनरी, क्वीनरी। क्या ये हेलो मैं हेल्प यू वाला सेंटर में रूरल एरिया में डाल दूं? एसएचजीज खोलूंगा। क्या खोलूंगा? तो देखो मैंने हाउ को कैसे बता दिया। अब इतना डेप्थ, ये तो आज तुम्हारा फर्स्ट इंट्रोडक्टरी क्लास है। तुम अच्छे अच्छे जो ज्योग्राफी ऑप्शनल वाले हैं यूट्यूब पे भी जाके देखना। वेलफेयर ज्योग्राफी समझा देंगे क्या होता है, थ्योरी रट देंगे, इस ज्योग्राफर ने बोला, उसने बोला, उसने बोला। उन्होंने जो तुमको आंसर दिया वो ज्योग्राफर वाला था, वो आंसर क्या था? ज्योग्राफर। हमने जो भी क्लास में पढ़ा वो क्या था? एडमिनिस्ट्रेशन। तुमको हर चीज को एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। इस एक टॉपिक को हम 1 महीना पढ़ेंगे, ऑटोमेटिकली तुम 300+ वाली कैटेगरी में आओगे। हर क्वेश्चन में जो भी क्वेश्चन, कुछ भी क्वेश्चन पूछा, अगर ये पूछ लिया कि हमारी स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑफ इंडिया, इंट्रोडक्शन में क्या लिख देना? इट इज अ वेलफेयरिस्टिक अप्रोच ऑफ प्रोवाइडिंग स्किल्स टू द वल्नरेबल सेक्शन। स्किल डेवलपमेंट इंडिया, अगर स्किल प्रोग्राम देना है, स्किल किसको देंगे अपन? अनंत अंबानी को, तुमको और गरीबों को, उनको स्किल्स मिलेंगी। ये कौन सी अप्रोच हुई? वेलफेयर। इंट्रोडक्शन में अगर लिख दिया तो एग्जामिनर शॉक हो जाएगा, इसका मतलब इसने इन थीम्स को समझा है अच्छे से। ये एक टॉपिक ऐसा है जो तुमको ऊपर वाले टॉपिक में अगर क्वेश्चन तुमसे पूछा, तुमने जो आंसर लिखा, अगर ये वाला क्वेश्चन है बॉटम टोपोग्राफी ऑफ अटलांटिक इंडियन, 10,000 जो बच्चे मेंस लिख रहे हैं, आज घर जाके गूगल करना और अभी भी देख लेंगे उसको। सबसे ज्यादा ऑप्शनल कौन, मैंने स्टेटस भी लगाया था इन दिनों, अभी इस साल जो सबसे ज्यादा जो अटेम्प्ट देख रहे हैं कौन से दे रहे हैं? ज्योग्राफी। अभी 3-4 साल तक कोई नहीं दे रहा था, अब एकदम से देने आ गए, टॉपर भी आने लग गए, उसी से आएंगे। अराउंड
1500 समथिंग बच्चे 10,000 में से ज्योग्राफी ऑप्शनल हैं, तो जो नंबर ऑफ स्टूडेंट जो सेलेक्ट हो रहे हैं वो भी 170 और 180 तक है। समझ में आया? ये उस रेशियो से ज्यादा हुआ कि नहीं हुआ? 10,000 हो गया, 10,000 का 1500 कितना हो गया? 15%। पर अगर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 1000 वैकेंसी के अंदर 180 समथिंग आ रहा है, तो टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन कितना हो गया? 18। एक ऑप्शनल आपको 15 से 18% तक सिलेक्शन दे रहा है। और आपको अपने ही ऑप्शनल वालों से अगर एज लेना है तो कौन से क्वेश्चनों में एज ले पाओगे? इनमें जो सबको पता होगा, या फिर इनमें जिनमें थोड़ा सा माथा लगेगा और चीज डायनेमिक होगी? तुम्हें इतना नंबर मिलेगा जो एक सोशो एंथ्रोपी सर पवेड वाले को भी नहीं मिलेगा, उससे भी तो ज्यादा स्कोर करना ना, मेरे ऑप्शनल वालों से और उसके ऑप्शनल वालों से। और जब तुम्हारा पर्सपेक्टिव डेवलप होगा तो तुम्हारा ऐसे डेवलप होगा कि नहीं होगा? अब 2020 में एक क्वेश्चन आया था, अब सोचो देखो पर्सपेक्टिव क्या खतरनाक होता है। आजकल ना ऐसे के अंदर फिलोसॉफिकल ऐसे आते हैं। कैसे ऐसे आते हैं? एक बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन था, मेरा रोल नंबर था 79, वो पीछे कोई 83 वाला था, क्योंकि इसका मतलब बीच वालों को प्रीलिम्स नहीं निकला होगा, इसलिए वो मेंस आगे पीछे बैठा था। ऐसे का पेपर हाथ में आ गया। सबसे आसान ऐसे का पेपर ही होता है, क्योंकि ऐसे के अंदर आपको कितने वर्ड्स लिखने होते हैं? 1000 से 1200। दो ऐसे लेना है तो आपको पूरे दिन में कितने वर्ड लिखने हैं? 2500। पर जीएस में कितने वर्ड लिखने होते हैं? 4000। ऐसे आ गया, मैंने एक ऐसे छांट लिया। पहले वाला ऐसे ऐसा कुछ था कि जो रियल लाइफ के, रियल लाइफ REEL, रील यानी वो पर्दे पे, जो रियल लाइफ के अंदर विलन है वो रियल लाइफ में हीरो है। क्योंकि मैंने जो पेपर लिखा था वो कोरोना काल में था। कौन सा लिखा था? मैंने सोनू सूद के एग्जांपल से स्टार्ट किया। कोविड वाला टाइम पर तुमको याद नहीं होगा, पर उस समय सोनू सूद, ठीक है। दूसरा वाले, फिर सेकंड वाले ऑप्शन में आया, फिर मैंने चीज उसमें वुमेन एम्पावरमेंट वाला था, वो थोड़ा सा फिलोसफिकल था कि विमेन को आज तक हमेशा सिर्फ वो सिर्फ इश्यूज ही इश्यूज फेस हुए, ऐसा करे कुछ था। वो मैंने बड़ा ब्यूटीफुली लिखा था कि नहीं, ऐसा नहीं है कि आज तक इश्यूज ही मिले। वैदिक टाइम पीरियड पर देखो, वो जब सीटाडेल हुआ करता था, आईवीसी हुआ करता था, विमेन के पास बीड, जेम, ज्वेलरी सब हुआ करती थी। तुम्हारी एनसीईआरटी में देखो आईवीसी में क्या, विमेन के पास मेकअप टूल किट होता था उस टाइम पे। आईवीसी, आईवीसी कब का है? 2500 बीसी। अभी कहां जी रहे हैं अपन? 2000 ये और 2500, 4500 साल पहले भी विमेन क्या करती थी? तो ऐसा नहीं है कि विमेन की तभी से हालत त्रस्ती चलती आ रही है। तो वहां से उसको स्टार्ट किया। एग्जाम ओवर हो गया, मेरे पीछे वाले ने हाँ भाई कौन सा वाला लिखा, मैंने बता दिया। उसने सेकंड वाला ऑप्शन एक चूज किया था। उस सेकंड वाला जो ऐसे था, ऐसे का लाइन ये था कि जब शिप ऐसे हैवी होता है तो जो बाहर का जो वाटर है वो शिप के अंदर एंटर होने लग जाएगा। किस में एंटर होने लग जाएगा? शिप। बोले भाई, बोले आपने कौन सा किया? मैंने कहा विमेन वाला। बोले यार सभी विमेन वाला करेंगे। मैं कहा यार बात तो सही कह रहा है। बोले आप वो कैसे नंबर मिलेंगे? मैं कहा आपने कौन सा किया सर? बोले शिप वाला। मैं कहा कैसे किया इसको आपने? बोले ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, ग्लेशियर मेल्ट हो रहा है, पानी का स्तर बढ़ रहा है, तो शिप में पानी आएगा कि नहीं आएगा? मैं समझ गया, इस साल मेरा सिलेक्शन तय। भले ही मैंने विमेन वाला लिखा होगा, पर मैंने विमेन वाला बाकियों से अच्छा लिखा होगा। अरे भाई जब पानी का लेवल बढ़ेगा तो जहाज भी तो ऊपर ही चलेगा। नहीं समझे? आज पानी का लेवल यहाँ है, यहाँ जहाज है मेरा, पानी का लेवल ऊपर हो जाएगा तो जहाज डूब जाएगा, जहाज भी तो ऊपर ही जाएगा। उसने क्या बोला भाई, ट्रिक कर दी यूपीएससी ने। ये वाली थीम ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज की थी। ये वाली थीम किसकी थी? ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट। वेरी गुड सर, आपने बहुत धांसू लिखा, आई विश यू बेस्ट ऑफ द लक। और फिर मैंने देखा 83 नहीं था, फिर इंटरव्यू कॉल में 79 आया था। अल्टीमेटली आपका पर्सपेक्टिव डेवलप हो जाएगा। क्या डेवलप हो जाएगा? वो ऐसे, पता है क्या कहना चाह रहा था? जब आपका दिमाग गंदगी से पोल्यूट हो जाता है, आसपास पोल्यूशन चल रहा है, यहां पर नेगेटिविटी चल रही है, सोसाइटी में इंटॉलरेंस चल रही है, क्योंकि वो देखो कोरोना वाले काल के अंदर रिलीजियस फाइट होने लग गई थी। वो उस चीज को आगे टैकल करने लग गया था कि अगर आप आसपास की नेगेटिविटी को देखने लग जाओगे तो वो नेगेटिविटी आपके दिमाग में आने लग जाएगी और वो आपके पर्सनैलिटी को चेंज कर देगी, और आप जो अच्छे आदमी थे आप बदलते चले जाओगे। उस ऐसे पे लिखना था उसको, और उसने क्या कर दिया? अब सोचो एग्जामिनर और तुम इंट्रोडक्शन में पढ़ो तो ग्लेशियर्स आर मेल्टिंग एंड ग्लो, क्या नंबर मिलेगा? तुम जब इस टॉपिक को पढ़ लोगे, तुम जब इस टॉपिक को पढ़ लोगे, एक वर्ड है इधर डाइकोटोमी एंड ड्यूलिज्म।
फिलॉसफी ऑप्शनल वाले, साइकोलॉजी ऑप्शनल वाले नतमस्तक होते हैं क्योंकि उनकी ऑप्शनल स्ट्रेटेजी यहां से स्टार्ट होती है। इनके वर्ड्स पे जाओ, डाइकोटोमी का मतलब अलग अलग, ड्यूअलिज्म का मतलब एक साथ। तो सोचो कितने डेप्थ में हमको इस टॉपिक को पढ़ना पड़ेगा कि दो चीजें अलग अलग हैं। अलग अलग कैसे होंगी? ये दोनों ज्योग्राफर फाइट करेंगे, फिजिकल वाले क्या बोलेंगे हमारा फिजिकल अलग है, ह्यूमन वाले क्या बोलेंगे हमारा ह्यूमन अलग है। तो ये दोनों क्या हो गए? डाइकोटोमी। क्या हो गए? कुछ समझदार लोग आएंगे वो बोलेंगे डुअलिज्म है। क्या है? कि भाई दोनों चीज एक है, फिजिकल ह्यूमन को इंपैक्ट करती है और ह्यूमन फिजिकल। फिजिकल ह्यूमन को कैसे इंपैक्ट करती है? जहां पर सनरेज ज्यादा है, क्या ज्यादा है वहां पे लोगों का कलर क्या है? फिजिकल ने ह्यूमन पे इंपैक्ट किया कि नहीं किया? ह्यूमन ने खुद को अडेप्ट किया कि नहीं किया? ह्यूमन कैसे इंपैक्ट कर रहे हैं फिजिकल पे? पहाड़ था फोड़ दिया हमने, अटल टनल बना दी। पास्ट में कर सकते थे क्या? नहीं, अब कर दिया। तो ये कौन हो जाएंगे? डुअलिज्म। कौन हो जाएंगे? इनको एप्लीकेशन बेस्ड पढ़ा हमने। कैसे पढ़ा? पहले इनकी थ्योरी देखेंगे, इनका एप्लीकेशन बेस्ड देखेंगे। तो देख लो ये एक टॉपिक कितना अच्छा, इससे डरते हैं लोग। यूट्यूब पे सर्च करोगे इनके बारे में, मिलेगा ही नहीं मटेरियल। मटेरियल मिलेगा, मैं चैलेंज करता हूं 20-20, 30-30 मिनट में वीडियोस होंगे एक टॉपिक पे और तुम्हारे से कुछ ऐसे आएगा ऊपर से चला जाएगा क्योंकि मास्टर खुद को समझ में नहीं आता। जो एक टीचर था जो इसका एक्सपर्ट था वो हमारे पिताजी के दोस्त थे। पिताजी 94 बैच से आए थे, वो उनके और 6 साल सीनियर थे। उन्होंने वीआरएस लिया था। ब्राह्मण देवता, सुबह 4 बजे वो आते थे, अपना जनेऊ वनेऊ पढ़ते थे, सुबह जग जाते थे और सुबह हम 5 बजते थे, हमको साथ में बैठ के पढ़ाते थे। वो स्ट्रिक्ट चांटे खाए मैंने उनसे 2020 की सर्दियों में। ऐसा आदमी बोले जस्ट बिकॉज पर्सनल रिलेशन थे तो उन्होंने उनको पढ़ाया। और ह्यूमन ज्योग्राफी इतना बैठ गए, वो सुबह सुबह बैठ गए। स्मोकर, हैवी स्मोकर, सुट्टा मारे जा रहे हैं और हमको पढ़ाए जा रहे हैं सुबह सुबह ही। हम लिखे जा रहे हैं और दोबारा बोल भी नहीं सकते सर प्लीज रिपीट अगेन। वो सुट्टा लेके मुंह पे। वो आईएएस रह चुका है, सेंट्रल गवर्नमेंट जॉइंट सेक्रेटरी से वो रिटायर होके आया, वीआरएफ ले लिया उसने। सोचो तो उसका ज्योग्राफी क्या था। ये और जो फैक्ट पता चलते हैं 83 सेक्रेटरीज ज्योग्राफी बैकग्राउंड आउट ऑफ 102। वाह सर। तो भी पढ़े जा रहे हैं पढ़े जा रहे हैं। ये ऐसा टॉपिक है, ये आपको सबसे ज्यादा एक्सीलेंस दिलवाएगा। और ये मैंने उस मास्टर से पढ़ा है जो आज गया हो बेटी के संग यूएस कैलिफोर्निया। अब वही याद करो, कोंडा तुम्हारा सीक्रेट एजेंट कौन बच रहा है यहां पर? तुम्हारा सीएससी कोंडा तुमको स्ले करना है तो उनकी इंफॉर्मेशन उनकी विद्या तुम्हारे पास लेके आया। इस टॉपिक को अपन सबसे ज्यादा अच्छे से पढ़ेंगे अगर तुमको एज लेना है बाकी स्टूडेंट्स और बाकी ऑप्शनल से। बाकी वाले टॉपिक देखो कितने इजी हैं। एग्रीकल्चर पैटर्न, एग्रीकल्चर फूड न्यूट्रिशन प्रॉब्लम, तुम्हारा जीएसटी का सिलेबस देखो, फूड सिक्योरिटी, फूड बफर, ये वर्ल्ड लेवल पर आ जाएगा। लोकेशन पैटर्न, वर्ल्ड का ट्रेड, और भी क्या आ रहा है? पॉपुलेशन के अंदर आओ, कितना सिंपल टॉपिक है। इसी साल 2024 में एक क्वेश्चन आया प्रीलिम्स के अंदर कि कौन से वो कंट्री है जिनके अंदर पॉपुलेशन नेगेटिव जा रही है? इटली, जापान, साउथ कोरिया। देखा क्या सबने? एक एक कंट्री का ओवरव्यू लेंगे। ये देखो टॉपिक क्या लगा, ग्रोथ एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्ल्ड। किसी एनसीईआरटी में किसी भी जीएस में नहीं। ऐसे तुम्हारा फॉरेस्ट निकलेगा और तुम्हें रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जो बच्चे अगर यहाँ सोसाइटी जिनको मैंने पढ़ा होगा उनको मैंने एक टेबल बनाई होगी डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की, ठीक है? वही सेम उनको मैंने सोसाइटी में ज्योग्राफी ऑप्शनल वाली भी टेबल लाके दी है। तो सोचो वो अपने सोसाइटी के आंसर को लिखेंगे तो कैसे नहीं आएगा, क्योंकि पॉपुलेशन, माइग्रेशन, विमेन किसका पार्ट है? सोसाइटी का। देखो आगे देखो पूरा का पूरा माइग्रेशन और सब कुछ आएगा। वर्कशॉप वाले दिन हमने डिसाइड किया था ये प्राइमेट सिटी और क्या होता है। प्रीलिम्स के अंदर तुम्हारा एक वर्ड आ चुका है, यहां पर लिखा हुआ देखो सोशल कैपिटल। ढूंढ लो कहां लिखा हुआ है सोशल कैपिटल। मिला कि नहीं मिला? मिला कि नहीं मिला? फोन निकालो फटाफट, फटाफट फोन निकालो और सर्च करो सोशल कैपिटल। यूपीएससी, सीएससी, पीवाईक्यू, प्रीलिम्स। आया कुछ? 18 या 19 का सवाल होगा कोई, दिया था मैंने। अब यहां देखो बोर्ड पे, यहां क्या लिखा हुआ है? इसकी सिलेबस की थीम को पढ़ो, उस क्वेश्चन को छोड़ो। पॉपुलेशन एज सोशल। एक तो होता है इकोनॉमिक कैपिटल। क्या होता है इकोनॉमिक कैपिटल? मतलब आज मेरे पास पैसा है, गाड़ी है, बैंक बैलेंस, बंगला, वही दीवार मूवी, ठीक है। और वो सामने वाला क्या बोलता है? मेरे पास मां है। एक के पास इकोनॉमिक कैपिटल है, एक के पास मैं खूब पैसे वाला, मौज मार रहा हूं, कमी नहीं है, रात को 12 बजे रो रो के अकेला सोता हूं।
एक ऐसा बंदा है इसके पास पैसा कम है, रात को 12 बजे 10 यार इकट्ठे हो गए, झूमे नाचे बोतल फोड़ी सो गए, कोई भी परेशानी में 10 लोग इकट्ठे हो ही जाते हैं, फोन पे देख ही लिया होगा। वो इकोनॉमिक कैपिटल से नहीं आते हैं, वो किससे आते हैं? कहां आना है भाई, एक ही चीज है, क्योंकि भाई का और अपना पैसे का रिलेशन नहीं है, भाई का और अपना किसका रिलेशन है? सोशल कैपिटल। बात समझ में आएगी नहीं? पॉपुलेशन को हमको कैसे बनाना है? सोशल कैपिटल। ह्यूमन लिंकेजेस होने चाहिए, इकोनॉमिक लिंकेजेस नहीं होने चाहिए। ऊपर देखो पर्सपेक्टिव के अंदर हमने क्या पढ़ा होगा, यहां पर ह्यूमन एंड वेलफेयर अप्रोच दिख रहा है ना, यहां ह्यूमन अप्रोच होनी चाहिए। मैं अगर तुमको पढ़ा रहा हूं तो इतना नहीं कि क्लास हो गया और क्लास से बाहर फिर गायब, फिर ना तुम ना मैं, समाज बाहर बिरादरी मिल गई, मुंह अलग, क्लास से बाहर कोई सवाल पूछ ले कुछ नहीं, आंसर राइटिंग भेजी कुछ नहीं। ह्यूमन टू ह्यूमन अप्रोच होना चाहिए। अभी जो सिर्फ जितना क्लास में हो रहा है मैकेनिकल हो गया, क्वांटिटेटिव हो गया, क्या हो गया? बिल्कुल रैशनल और इकोनॉमिक। और ह्यूमन अप्रोच क्या हो जाएगी? उसका भला करना है। प्री नहीं हुआ सर, इतनी सारी चैट्स भर गई मेरे पास, एक एक को पर्सनली मिला, बात की, ये किया वो किया, तो वो क्वांटिटेटिव अप्रोच नहीं थी, वो कौन सी अप्रोच थी? ह्यूमन अप्रोच थी। बैठा बात किया, अब ऐसे होगा वैसे होगा, चीज ऐसी करे। बात समझ में आया? आपको पॉपुलेशन को ऐसे डेवलप करना है कि पॉपुलेशन का आपस में क्या हो जाए? सोशल। आज ममता को कोई इशू है तो ममता को झिझक नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, ममता 10 लोगों को कॉल करी, 10 लोग भगे भगे आ जाएंगे। ममता पैसे वाली है, पर ममता के पास सोचो सिर्फ पैसे की तरक्की में इतनी आगे बढ़ गई कि जितने भी रिश्तेदार और दोस्त थे वो पीछे रह गए। तो एक तरफ तो क्या आ गया आपके पास? इकोनॉमिक कैपिटल, पर आपको और भी क्या चाहिए होता है? सोशल कैपिटल। अब वो प्रेम वाला क्वेश्चन खोल के देखो, सोशल कैपिटल वाला, अब उसके ऑप्शंस देखो, तुम ऑप्शन कितने अच्छे हैं, तुम कंफ्यूज ही नहीं होगे कि वो सोशल क्वेश्चन ने पूछा व्हाट इज सोशल कैपिटल। अब देखो सोशल कैपिटल का आंसर क्या हो सकता है? लोगों को उस हिसाब से एजुकेट और अवेयर करना है। दिखा है कि नहीं दिख रहा? सिंस पास्ट, सिंस हिस्ट्री, अभी फोन खुला ही हुआ है ना, सर्च करो ज्योग्राफी मदर ऑफ ऑल सब्जेक्ट, सर्च करो। तुम्हें लगता होगा सिर्फ सर ही ऐसा बोलते हैं, ऐसा नहीं है, सर्च करो, सर्च करो ज्योग्राफी इज मदर ऑफ ऑल सब्जेक्ट। और कोई एक वेब सर्च बता दो जो ये बोल रहा है नो, गूगल सर्च नॉट फाउंड। बड़ी से बड़ी वेबसाइट, साइंस डायरेक्ट, ये वो नेट जियो फलाना, ह्यूमन रिसोर्स, बड़ी सी बड़ी वेबसाइट देखो। कोरा में, कोरा कौन है? कोरा में मैं लाके लिख दूं दिग्विजय इज फादर ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स, क्योंकि कोरा में एनीवन कैन राइट। दिग्विजय इज फादर ऑफ पुतिन, कोरा में लिख, कोरा में तुम भी लिख सकते हो, मैं भी लिख, यस और नो? जो ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं वो क्या कह रही हैं, उनमें से कोई कह रहा है? अब बोला फिलोसफी, ऐसे तो सारी सब्जेक्ट की मदर हो जाएंगी, ऐसे बॉटनी बोले ऐसे तो पौधा ही नहीं उगेगा, तो ऐसे तो सब भी मर जाएंगे। बात उसकी नहीं है, यहां बात आ रही है इंटरलिंकेज की। किसकी बात आ रही है? तुम ऐसे सोचो, तुम अगर इकोनॉमिक ऑप्शनल के हो, गौर से सुनो, यहां देखो, तुम अगर इकोनॉमिक ऑप्शनल के हो तो क्या तुम ज्योग्राफी पढ़ोगे? नहीं। तुम ज्योग्राफी बैकग्राउंड के, तो तुम कौन सा पढ़ रहे हो? इकोनॉमिक। ये सारा का सारा सोशियोलॉजी था, ये सारा का सारा फिलोसॉफी था। फिलोसॉफी में ज्योग्राफी पढ़ोगे? नहीं। ज्योग्राफी में फिलोसॉफी पढ़ी तुमने, तो बड़ा कौन हो गया? वही अंडा पहले आया फिर मुर्गी, पहले ज्योग्राफी आई, पहले कौन आई, फिर वहां से अंडा मुर्गी आने स्टार्ट हुए। ज्योग्राफी क्या है? अर्थ, यस और नो? अब बोले फिलोसफी पहले आई, फिलोसफी अर्थ पे आई है, पहले अर्थ आई कि पहले फिलोसफी आई? पहले यूनिवर्स आया कि पहले फिलोसफी आई? यूनिवर्स और ये सब किसका पार्ट हो जाएगा? ज्योग्राफी का, फिर फिलोसफी का। तो उस कोरा वाले को आंसर लिखना आज घर जाके कि पहले कौन आया, उसको घर जाके पहले जवाब देना। ये टॉपिक्स इतने इजी हैं, इतने इजी हैं। आप इधर देखो, इनके सैटेलाइट टाउन वर्ड क्या कह रहा है ये? अब देखो कितना डायनेमिक टॉपिक है। सैटेलाइट्स क्या होते हैं? अर्थ, अर्थ के चारों ओर कौन घूम रहा है? मून। मून अर्थ की वजह से, फिर अर्थ मून की वजह से, सोच के बताओ। हालांकि दोनों का रिलेशन है, सन और अर्थ। अर्थ सन का क्या है? सैटेलाइट है कि नहीं? हम उसके जो चारों ओर, हम उसके नेचुरल सैटेलाइट हैं। हम जो आर्टिफिशियली छोड़ रहे हैं वो आर्टिफिशियल सैटेलाइट, चारों ओर घूम रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं? सैटेलाइट। सन की वजह से हम है, हमारी वजह से सन है। सन तो एक दिन एक्सपेंड करेगा ही करेगा, ये तो प्रूवन है। हर रोज सन एक्सपेंड कर रहा है, एक दिन अर्थ सन के अंदर जानी तय है। मरकरी और सन के बीच में डिस्टेंस कम होती जा रही है, थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर पर ईयर, खत्म होता जा रहा है। एक दिन सन इतना बड़ा होगा, अर्थ भी अंदर पहुंच जाएगा, हमारा गोला खत्म।
तो तुम क्या करोगे आईएएस बन के? तो गोला ही खत्म हो जाएगा। तुम्हारी लाल बत्ती लेके कहां जाओगे? झूमो नाचो गाओ, पर अभी के लिए तो गोला खत्म नहीं होगा, कम से कम मिलियंस ऑफ ईयर लगेंगे। हम उसके सैटेलाइट हैं, हम उसके क्या है? वी आर डिपेंडेंट ऑन होम? द सन। हमारे सीजन, हमारा डे नाइट, फोटोसिंथेसिस, XYZ, सर्केडियन रिदम, सब कुछ किस पे डिपेंडेंट है? सन पे। सैटेलाइट टाउन कौन सा टाउन हो जाएगा? वो छोटा सा टाउन जो एक बड़े टाउन पे क्या है? डिपेंडेंट है। बात समझ में आई? आज किशनगढ़ है तो वो अजमेर और जयपुर पे डिपेंडेंट है, फिर अजमेर और जयपुर किशनगढ़ पे डिपेंडेंट है। दिल्ली है, दिल्ली के आसपास एनसीआर बना दिया। क्या बना दिया? नोएडा, गुड़गांव, गाना ही बन गया उसका हनी सिंह का, नोएडा, गुड़गांव, चारों ओर जितनी भी सिटीज बनी हुई हैं, किसके बेसिस पे बनी हुई है? ये दिल्ली। ये दिल्ली की क्या हो गई? सैटेलाइट टाउन। सैटेलाइट टाउन क्यों बनानी चाहिए? जब एक सिटी ज्यादा कंजेस्टेड होगा तो देखो आप भाग जाओ, कभी अगर दिल्ली गए होंगे ट्रेन से, बस से, किसी भी, जैसे ही गुरुग्राम आएगा, नोएडा आएगा, 30-30, 50-50 मंजिल की ऊंची फ्लैट सोसाइटी देखोगे तुम। जयपुर में ही 12-13 मंजिल से कोई फ्लैट सोसाइटी नहीं देखी, है ही नहीं, लिफ्ट सिस्टम ही नहीं। और वहां 30-30, 40-40, 50-50 मंजिल की। शायद अपनी एक क्लास में अपन ने एक डीएलएफ भी सर्च किया था, 100 करोड़ का फ्लैट। फ्लैट ही कितने कितने के? 100 करोड़। यहां कहां है 100 करोड़ का? 10 करोड़ में भी 10 करोड़ पे तक नहीं पहुंचे। उनके सैटेलाइट टाउन सारे के सारे, तुम अगर गुरुग्राम में देखोगे, जो पहला नाम गुड़गांव था, अब नाम उसका क्या हो गया? गुरुग्राम। गुरुग्राम और नोएडा मैक्सिमम रेसिडेंशियल है, मैक्सिमम क्या है? और अब मेट्रो वहां तक पहुंच चुकी है। क्या पहुंच चुकी है? लोग दिल्ली काम करने आते हैं और काम करके वापस चले जाते हैं। तो जो सैटेलाइट टाउन है वो रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स की तरह काम कर रहे हैं। किसकी तरह काम कर रहे हैं? वहीं मेरठ, गाजियाबाद में इंडस्ट्री है, क्या है? दिल्ली के अंदर जो पहले इंडस्ट्री थी, ज्यादा प्रदूषण कर रही थी, उनको बाहर शिफ्ट कर दिया। तो कुछ सैटेलाइट टाउन रेसिडेंशियल होंगे और कुछ सैटेलाइट टाउन इंडस्ट्रियल होंगे। आज किशनगढ़ क्या है? इंडस्ट्रियल। मार्बल मंडी क्या रेसिडेंशियल है? वो नहीं। किशनगढ़ इतना बड़ा इंडस्ट्रियल टाउन बन गया कि किशनगढ़ को एयरपोर्ट देना पड़ा। क्या देना पड़ा? कभी भी 100 किलोमीटर की डिस्टेंस में एयरपोर्ट नहीं आता। ये इकोनॉमी के थ्योरी के अगेंस्ट है। 100 किलोमीटर में जितने दिन में मैं चेक इन करूंगा, वो टेक ऑफ करेगा, वहां लैंड करे, इतने तो 100 में तो गाड़ी से ही पहुंच जाऊंगा। यस और नो? तुम बिजनेसमैन हो, तुम्हें प्राइवेट मीटिंग करनी है, रास्ते में चलने में तुम्हारी जान को खतरा है, कभी 10 लोग 20 लोग पुलिस वाले आए, घेर लिए तुमको रास्ते में, तुम फ्लाइट से जाओगे, फ्लाइट से फटाफट कहीं और पहुंच जाओगे। बिजनेस मीटिंग एकदम से रीशेड्यूल हो गई, दुबई का कोई मर्चेंट आ गया, उदयपुर में ही है, फ्लाइट को मोड़ तो सकते हो फटाफट, नेक्स्ट पहुंच तो जाओगे। तो इकोनॉमिक मॉडल इतना बड़ा है क्योंकि किशनगढ़ सैटेलाइट टाउन है, पर वो अपने आप में उसका फंक्शन क्या है? इंडस्ट्रियल। फंक्शन क्या हो जाएगा उसका? ऐसे जब अपन आगे देखेंगे तो हर एक टाउन का अपना फंक्शन होता है। हर एक टाउन का अपना क्या होता है? आज मथुरा है, काशी है, मक्का है, वेटिकन है। ध्यान से सुनो, ये जो सिटीज के मैं नाम दे रहा हूं, इनका फंक्शन क्या है? रिलीजियस। इनका फंक्शन क्या है? कोई ऐसा बोलेगा कि नहीं चलो स्मैक मारना है मथुरा चलते हैं, स्मैक मारना है मक्का चलते हैं। स्मैक इज नॉट द फंक्शन ऑफ दीज टू सिटीज। कोई बोले चलो कुल्लू मनाली चलते हैं, वेगस चलते हैं, तो वहां का गोवा चलते हैं। कहां चलते हैं? गोवा। पणजी चलेंगे, उस बीच पे चलेंगे। उसको डिस्ट्रिक्ट का फंक्शन क्या है? टूरिज्म। उसका फंक्शन क्या है? टूरिज्म। जयपुर का फंक्शन क्या है? एडमिनिस्ट्रेटिव, कैपिटल, जुडिशरी। हर एक सिटी का फंक्शन होता है। ऐसी क्वेश्चन आएगा फंक्शनल क्लासिफिकेशन, ये एक ज्योग्राफर डिसाइड करेगा। कैपिटल कहां बनाओगे? पहाड़ों पे, फिर प्लेन पे। इसीलिए जम्मू एंड कश्मीर की कैपिटल किसको बनाया था सबसे पहले? श्रीनगर, प्लेन में। देहरादून किसी कैपिटल? उत्तराखंड, क्योंकि देहरादून किस में? प्लेन में। तो फंक्शन हो गया उसका सिटी का। ये सारी की सारी चीजें हमको यहां पे आके पता चलेगी। और जैसी सिटीज को डेवलप करोगे तो आपको किसकी बात करनी पड़ेगी? सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एसडीजीज। रीजनल प्लानिंग, अगेन क्या आ जाएगा? रीजनल इंबैलेंसेस, रीजनल डेवलपमेंट, बैकवर्डनेस हो रहा है। क्या हो रहा है? अब इसी बैकवर्डनेस को आके उस वेलफेयर से आके जोड़ देना। कहीं पे कोई अगर हिली एरिया है तो हिली एरिया के अंदर वेलफेयर अप्रोच क्या होगी? एनर्जी कैसे पहुंचाऊंगा मैं नॉर्थ ईस्ट में? एनर्जी पहुंचाने के दो तरीके होते हैं, ऑन ग्रिड और ऑफ ग्रिड। ऑन ग्रिड क्या होता है? ग्रिड मतलब तार। छत्तीसगढ़ से तार लगा रखा है, कभी हाईवे पे गए होंगे, बड़े बड़े से तार देखे होंगे वो हाईवे के पास पास। अब तुमने वहीं पे झूला लगा दिया उसके,
ग्रिड से जोड़ दिया तुमने, किससे जोड़ दिया? ग्रिड से। ऑफ ग्रिड क्या होगा? जो उस मेन ग्रिड से कनेक्टेड नहीं है, छत पर सोलर रूफटॉप लगा दिया, उसको क्या बोलेंगे अपन? ऑफ ग्रिड। नॉर्थ ईस्ट के अंदर बायोगैस प्लांट को लगा सकते हो। किसको लगा सकते हो? सोलर रूफटॉप को लगा सकते हो, विंड फार्म को लगा सकते हो। वहां से क्या मिलेगी उसको? एनर्जी। क्या मिलेगी? सड़कों पे फिर कनेक्टिविटी का सोचो, वेलफेयर अप्रोच से कनेक्टिविटी का मोड और मीडियम क्या होगा? पहाड़ों पे रेलवेज नहीं होगा, रोडवेज हो सकता है पर सस्टेनेबल नहीं है, रोपवे। क्या कर दूंगा? जयपुर में कहां देखा रोपवे? नहीं, पहाड़ों में देखा होगा। देखा होगा नहीं देखा? इधर झूला टांग दिया, आओ तैरते जाओ। सड़क बनाओगे, कितनी बनाओगे? तो वही वेलफेयर अप्रोच हो गई। तो अगर कहीं पे रीजनल इंबैलेंस है, अगर मैं इंडिया का आज मैप बनाऊं, अब देखो गौर से देखो, अगर एक क्वेश्चन आया, गिव अ डिटेल्ड अकाउंट ऑन द रीजनल बैकवर्डनेस ऑफ इंडिया, अब देखो गौर से समझो, बिल्कुल शांति से, बातें नहीं। फर्स्ट डे क्लास में इतना समझा रहा हूं ताकि तुम्हारा फेथ आए कि सच में ही सब्जेक्ट मदर ऑफ ऑल ज्योग्राफी। ये हमने इंडिया का मैप बना दिया। अब रीजनल बैकवर्डनेस है, अब गौर से समझो, मुझे रीजनल बैकवर्डनेस को कुछ भी नहीं करना, गोला लगाना है। क्या लगाना है? गोला। शेड करना है, ऐसे समझो, मैं रेड पेन से शेड कर दूंगा, ठीक है? यहां बीच में शेड कर दूं, यहां पे दिल्ली है, दिल्ली बैकवर्ड है? नहीं, मैं ऐसे शेड कर दूंगा। ये पूरा पूरा रीजन कौन सा हमारा? थर्ड है, रीजनल बैकवर्ड। होगा कि नहीं होगा? इंटीरियर इंडिया पूरा पूरा कौन सा हो जाएगा? हिली इंडिया। पूरा का पूरा कौन सा हो जाएगा? नॉर्थ। ये बैकवर्ड है। इधर ये ट्राइबल, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, ट्राइबल पॉकेट्स। होगा कि नहीं होगा? बैकवर्ड रीजन है। क्या है ये? तो रीजनल बैकवर्डनेस जैसे आया, मैंने एक इंडिया का मैप बना दिया और मैंने बता दिया कि इंडिया में बैकवर्डनेस कहां कहां है। मैं इन सबके सोल्यूशन दूंगा। क्या दूंगा? क्या सबके सोल्यूशन सेम होंगे? इनका सोल्यूशन, इनका सबका कॉमन एक सोल्यूशन हो सकता है, इको टूरिज्म। क्या बोलूंगा? देखो न्यू ईयर मनाने जैसलमेर आते हैं, पर नॉर्थ ईस्ट में नहीं जाएंगे। नॉर्थ ईस्ट में कौन सा वाला टूरिज्म प्रमोट कर सकता हूँ? आप स्विट्जरलैंड जाते हो, ऑस्ट्रिया जाते हो, वहां पे भी तो पहाड़ी हैं। सर्च करो, फोन निकालो, लिखो जीरो वैली, सर्च करो, ZERO, जीरो वैली। इमेजेस में जाओ, एक्सेप्ट इट और नॉट, इट इज अ बेटर, फार बेटर प्लेस देन स्विट्जरलैंड। और ये हमारे इंडिया, अरुणाचल प्रदेश। सर्च करो मेघालय क्लीनेस्ट रिवर, ऐसे सर्च करो, मेघालय क्लीनेस्ट रिवर। नदी, किसी भी नदी के किनारे गए होंगे तो तुमने नदी का बॉटम नहीं देखा होगा। ये नदी का पानी इतना साफ है, तुम्हें बॉटम दिख रहा है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? अब फोन बंद कर लो, बस वहां घूमने नहीं जाना, भी कलेक्टर बन के जाना। मैं एक एक एरिया जो रीजनल बैकवर्ड है, मैं उसका वे फॉरवर्ड दूंगा थ्रू वेलफेयर अप्रोच। कहीं पे मैं टूरिज्म को डेवलप करूंगा, कहीं पे मैं एनर्जी को डेवलप करूंगा। एनर्जी को अगर डेवलप करूंगा तो कैसे करूंगा? इन एरियाज में बायोगैस। कैसे करूंगा? इस वाले एरिया में बोल दो बायोगैस, सोलर प्लांट्स। क्या बोलूंगा? ऐसे मिटेगी इनकी गरीबी। डेवलपमेंट में अगर कनेक्टिविटी पहुंचानी है तो इस वाले एरिया में बोलूंगा रोपवे। बोलूंगा क्या रोपवे? कहां बोलूंगा? इस वाले। क्या इस फॉरेस्टेड में बोलूंगा रोपवे? तो आप ये देखो, ये वेलफेयर अप्रोच को आपको ऐसे टेक करना है कि हाँ भाई ये डेवलपमेंटल अगर स्कीम है, इंडिया का एक मैप बनाया, एक एक रीजन को उठाया और उनके बारे में बता दिया, ऐसे रीजनल बैकवर्डनेस दूर होगी। अब कॉमन सेंस से बताओ, इसमें आप ज्यादा स्कोर कर सकते हो कि नहीं कर सकते? जो जितना ज्यादा पॉइंट्स लेके आएगा उसको उतना ही ज्यादा क्या मिलेगा? मार्क्स। इसीलिए आपको 300 प्लस पहुंचना है। 300 प्लस पहुंचने के लिए कुछ भी नहीं है, टॉपिक का इंटरलिंकेज आना चाहिए। किसका इंटरलिंकेज आना चाहिए? टॉपिक का। और जैसे ही रीजनल प्लानिंग खत्म होगी, ये लास्ट वाला टॉपिक देखो हमारा, ये क्या कह रहा है? मॉडल, थ्योरीज एंड लॉज। नीचे देखो हार्टलैंड एंड ड्रीमलैंड लिखा है। क्या लिखा है? हार्टलैंड एंड, पूरा का पूरा इंटरनेशनल रिलेशन, पूरा का पूरा इन दो थ्योरीज पे बेस्ड है। वर्ल्ड वॉर से पहले की थ्योरी है हार्टलैंड, और तभी से स्टार्ट हुआ है क्या? इंटरनेशनल रिलेशन। इंटरनेशनल रिलेशन का जेनेसिस ही वहां से हुआ है। वर्ल्ड वॉर क्या था बताओ? इंटरनेशनल रिलेशन ही तो था, अपन साथ में मिलकर इनसे लड़ेंगे, एलाइड और एक्सिस। हुआ कि नहीं हुआ? वो क्या है? इंटरनेशनल रिलेशन। टीम बट गई, दिस वर्सेस दिस। तो ये दिस वर्सेस दिस हुआ, इसका मतलब इनमें दोस्ती हुई ना। किस बेसिस पे हुई? ये थ्योरीज बताएंगी। PSIR वालों में IR वालों को पटक नहीं दोगे अगर तुम इन दोनों पे थ्योरी से मास्टरी कर लोगे।
रशिया की इंटरनेशनल रिलेशन की आज तक जो पॉलिसी है वो हार्टलैंड पे चलती है। किस पे चलती है? हार्ट, सोचो हार्ट बॉडी के अंदर है कि बाहर है? अंदर है ना। यूक्रेन पे हमला कर रहा है, अंदर जो कंट्रीज है उनको साथ में ले रहा है, ईरान सऊदी इनके साथ आ रहा है। यूएस हमेशा किन के साथ आता है? जो कॉर्नर कॉर्नर वाले कंट्रीज हैं, बॉर्डर वाले कंट्रीज है। वियतनाम में वॉर किया उसने, किसमें वॉर किया? वहां पर साउथ अमेरिका में चल गया, जो बिल्कुल बाहर बार वाले रिमलैंड वाले हैं। रिमलैंड यानी वो जो आउटर एरिया में है, जो कहां है। ये दोनों इंटरनेशनल रिलेशन की नींव रखेंगे। तुम इन दोनों को पढ़ोगे और फिर तुम देखोगे कि इंडिया कैसे इन दोनों का बैलेंस करके चल रहा है। बात समझ में आई? अभी हमने लेटेस्ट क्या लिखा है? आईएनएसटीसी, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, वो रशिया से लेके जो इंडिया तक जा रहा है, वो कॉम्बिनेशन आएगा, उसके अंदर इसको टैग करना पड़ेगा हमको। आरसीईपी प्रोग्राम है, रीजनल कॉम। चाइना का क्या है? वन बेल्ट वन, वो दोनों का कॉम्बिनेशन है, दोनों थ्योरीज का कॉम्बिनेशन है। चाइना इतना स्मार्ट है। हम इन थ्योरीज को देखेंगे, वहां से हमको इंटरनेशनल रिलेशन पता चलेगा। अब जैसे ही क्वेश्चन ऑप्शनल के अंदर आएगा क्वाड का, किसका आएगा? अब मन में क्वाड को इमेजिन करो, एक तरफ है यूएस, एक तरफ है इंडिया, एक तरफ है ऑस्ट्रेलिया, एक तरफ है जापान। ये लैंड के अंदर वाले कंट्री हैं, फिर बाहर वाले कंट्री हैं। रिमलैंड हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? इट इज एसोसिएशन ऑफ रिमलैंड। इंट्रोडक्शन में अगर तुमने लिख दिया अक्वायर्ड इज अ मेंबरशिप ऑफ रिमलैंड कंट्रीज, वो आगे पढ़ेगा ही नहीं, क्योंकि उसको पता चल गया इसने शुरू कहां से किया है। रशिया's attack on Ukraine is suggesting that Russia still believes in which theory? हार्ट। जब आपने इंट्रोडक्शन पहली लाइन में मार दिया तो उसको वहीं कहीं पता चल जाएगा इसको आंसर मालूम है कि आंसर स्टार्ट कहां से हुआ है। ये वो थ्योरीज हैं। आगे देखो कितना बेसिक बेसिक है, माल्थस और मार्क्सियन, ये पॉपुलेशन थ्योरीज हैं। आगे देखो क्या लिखा हुआ है, रोस्ट, ये वो आ गया इधर, रोस्तोव है। कौन है ये? तुम्हारा इंडस्ट्रियल पैटर्न जो ज्योग्राफी में आ रहा है, ये कौन बंदा है? वेबर। वेबर ही वो बंदा था जिसने बोला था इंडस्ट्री की लोकेशन कहां पर और कैसे होनी चाहिए। आज कहीं पर भी जितने भी इंडस्ट्री अगर बनी हुई है तो वो किसकी बदौलत है? वेबर की वजह से। वेबर बताएगा अगर कोई रॉ मटेरियल है, कौन सा मटेरियल है? जो वेट लूजिंग है। वेट लूजिंग मतलब सोचो ये सर है, ये गन्ना है, कौन है ये? अब मैंने गन्ने को काट दिया तो मेरा फटाफट से एम क्या रहेगा? शुगर मिल तक ले जाना। कहां तक ले जाना? अगर गन्ना कटा खड़ा यहीं पड़ा रहेगा 4-5 दिन तक, गन्ना बैंत बन जाएगा, लाठी बन जाएगी, फिर वो खोपड़ी फोड़ने का काम आएगी। गांव में लड़ाई होती है पुराने गन्नों से। अभी वो ताजा गन्ना है तो उसका जूस निकलेगा, उसका शुगर बनेगा, उसका जैगरी बनेगा, उसका खंडसीरी बनेगा। जितना ज्यादा मैं रॉ मटेरियल से दूर बनाऊंगा इंडस्ट्री को, उतना रॉ मटेरियल की प्रोड्यूस कम होती, क्योंकि शुगर केन अपने आप में क्या होगा? वेट लूजिंग। तो मुझे इंडस्ट्री कहां बनानी चाहिए? शुगर मिल रॉ मटेरियल के पास है, रॉ मटेरियल के दूर पास में। पेप्सी की मुझे कोई फर्म डालनी है, कोका कोला की मुझे कोई फर्म डालनी है, तो वो मैं कहां पर डालूंगा? मार्केट के पास में, फिर रॉ मटेरियल के पास में। मार्केट के पास में। क्यों? पेप्सी क्या होती है अपने आप में? प्लास्टिक की बोतल, थोड़ा सा कलर, थोड़ा सा पेस्टिसाइड और थोड़ा सा पानी। अब सोचो इसका तो कोई रॉ मटेरियल नहीं होता, मार्केट के पास में मैंने इंडस्ट्री लगा दी, फटाफट उसको बेच दिया। ये होता है वेट लूजिंग और वेट गेनिंग। इसी हिसाब के सारी की सारी हमारी इंडस्ट्री बनती है। घड़ी क्या है? घड़ी कौन सी इंडस्ट्री है? वेट लूजिंग, वेट गेनिंग, कॉमन सेंस। इसको बोलते हैं फुट लूज। क्या बोलते हैं? थोड़ा सा मॉडेस्ट रहता हूं, ज्यादा शो ऑफ नहीं करता। ये तो केशियो की पुरानी गिफ्टेड घड़ी है। एक रोलेक्स भी है मेरे पास, कभी देखी हो तो, गोल्डन, ठीक है, कभी कल पहना हुआ। जितनी भी जो वॉचेस हैं वो स्विस मेड होती हैं। कौन सी होती हैं? जो टॉप, आदमी के पास पैसा आ जाता है तो फिर वो घड़ियों में से फिर वही वही चूज करता है जो स्विस मेड दिखाओ। पैसा आ जाएगा तो फिर कार कौन सी लोगे? मारुति या बीएमडब्ल्यू? सीट तो सब में ही है, एसी तो सब में ही है, पर बीएमडब्ल्यू वाला डिपर मारेगा रात को तो फटाफट साइड मिलेगी, पुलिस वाला भी हाथ नहीं देगा। यस और नो? तो स्विस मेड अगर कोई भी वॉचेस बन रही हैं तो वो वाली वॉच कौन सी इंडस्ट्री की? उसको बोलेंगे फुट लूज। क्या बोलेंगे? इससे मैं क्या बताना चाह रहा हूं कि सिलेबस तो ऑलरेडी हमारा वास्ट है और इतना इजी है। अभी अपन पीवाईक्यू और खोलेंगे, उससे पता चल जाएगा। हम सिलेबस के अंदर जो चीज नहीं लिखी हुई है उनको भी आगे जाके सर्च करेंगे। यहां पर दो तीन तरीके की इंडस्ट्रीज लिखी हैं, एक जो रॉ मटेरियल के पास है और एक जो मार्केट के। हमने कौन सी इंडस्ट्री का नाम? फुट लूज। फुट लूज का मतलब जो कहीं पे इंडस्ट्री बैठी हुई नहीं,
आज इसका मार्केट यहां है तो मैं वहां चला जाऊंगा, इसका मार्केट यहां है तो मैं वहां चला जाऊंगा। बड़ी बड़ी आज रोलेक्स का कहां पर है भाई शोरूम इंडिया में? बेंगलोर, चंडीगढ़ और दिल्ली, तीन ही जगह। भरतपुर में क्यों नहीं है? रात को घड़ियां गायब। आप कहां से हो? खेकड़ी से। इनके यहां भी गायब हो जाएंगी, टोंक के पास है ना, हाँ गायब। पर मुझे बताओ क्या हमेशा चंडीगढ़ में शोरूम रहेगा? उनकी कम बिकने लग जाएगी, वो पुणे शिफ्ट हो जाएगी, क्योंकि वो इंडस्ट्री क्या है, फुटलूज। आपने एक बक्से के अंदर 4-5 कंपोनेंट रखे, आप खड़े हुए, आपने देखो घड़ी वाले की दुकान पे जाओ कभी, फटाफट घड़ी खोल देगा, फटाफट घड़ी बना देगा, एक घड़ी लाखों की। क्योंकि घड़ी की जो इंडस्ट्री वो फुटलूज है। जेम्स एंड ज्वेलरीज, तुम डायमंड मर्चेंट हो, तुम कौन हो? कहीं पे खड़े हुए गर्म किया, गोल्ड की वो ली, उसके ऊपर वो डायमंड चिपका, ये लो सर ब्यूटीफुल रिंग फॉर योर वाइफ। फुटलूज इंडस्ट्री क्या हो जाएगा? जितनी भी पैसे वाली इंडस्ट्रीज हैं जो मार्केट के ऊपर बेस्ड हैं, किस पे बेस्ड है? मार्केट, उनको अपन क्या बोलते हैं? फुटलूज। इससे मैं क्या बताना चाह रहा हूं, जो चीज सिलेबस में नहीं लिखी हुई है हम उसको भी पढ़ेंगे, ताकि एग्जामिनर इनसे बाहर आए तो हम कंक्लूजन में लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? सोचो वेबर के ऊपर कोई क्वेश्चन आया तो कंक्लूजन में क्या लिखा? वेबर मॉडल इज ओल्ड, ही कुड नॉट प्रेडिक्ट दैट इंडस्ट्रीज कुड आल्सो बिकम फुटलूज इन नेचर, फॉर एग्जांपल जेम्स एंड ज्वेलरीज एंड वॉच इंडस्ट्री। एग्जामिनर क्या बोलेगा? ठीक है भाई, शाबाश। बात समझ में आया? अब अपने फोन के अंदर तुम सबके सब सिलेबस की कॉपी खोलो, क्योंकि मैं PYQ सर्च कर रहा हूं, सबके सब फोन में सिलेबस की कॉपी खोलो, ज्योग्राफी ऑप्शनल सिलेबस। अच्छा ये बड़ा कैसे होता है साइज में? सबने सिलेबस खोला अपने फोन में, सिलेबस को खोले रखो बस। अब जो तुम्हें बताना चाह रहे हैं उस पर गौर करना, अभी दिखाएंगे, चिंता मत, कल से आगे और बैठा हुआ। तो बड़ा करो साइज में। सिलेबस तो खोल लिया ना सबने? हाँ भाई, पीछे वाले हो रहा होनारों को अब दिख रहा है, अब विजिबल है बोर्ड। अब ऐसे देखो, सबसे पहले तो हमने क्या देखा था कि पूरी की पूरी ज्योग्राफी के अंदर जो चीज बिल्कुल स्टैटिक है वो है फिजिकल ज्योग्राफी। क्या है? हमारा मेजर फोकस किस पे रहेगा? ह्यूमन। हमने फिजिकल वाले भी पॉइंट पढ़े थे, तो भी हमने किसको टच किया उसमें? ह्यूमन। जितना ज्यादा आंसर डाइवर्सिफाइड होगा उतना नंबर मिलेगा। 250 लाना है या 300 प्लस लाना है? 300 प्लस। अब गौर से देखो, ये कह रहा है हर पेपर के अंदर कितने क्वेश्चन आएंगे? 8। कितने अटेम्प्ट करने हैं? 5। कौन से क्वेश्चन कंपलसरी है? 1 and 5। एटलीस्ट एक तो चूज करना है हर सेक्शन में। अब देखो, यह है सेक्शन नंबर ए। अभी अपना दिमाग में देखो, बस सिर्फ पैटर्न को देखो। यह है सेक्शन नंबर ए और यह सेक्शन नंबर बी। सेक्शन नंबर ए में कौन था? फिजिकल ज्योग्राफी। सेक्शन नंबर बी में कौन है? ह्यूमन ज्योग्राफी। आपको टोटल 5 क्वेश्चन करने हैं। दोनों सेक्शन के अंदर जो शुरू के 5 क्वेश्चन होते हैं ये कंपलसरी होते हैं। क्या होते हैं? आपको अटेम्प्ट करने ही करना है, यानी क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 5। इसलिए देखो 10-10 मार्क्स के हैं। कितने मार्क्स के हैं? 150 वर्ड्स, 150 मार्कर कितने का होता है अपना? 10। 250 वर्ड्स कितने मार्कर का हो जाएगा? 50। ये सबको लिखना है तुमको सबको लिखना है। समझ में आया? अब एक चीज देखो, अगर कंपलसरी भी है, ये डायरेक्ट आ गया विंड। क्या आ गया? डायरेक्ट क्वेश्चन, लोकल विंड, प्लेनेटरी विंड, उसी को अपन क्या बोलते हैं? जियोस्ट्रॉफिक। टॉपिक का कोरिलेशन देखो, वही कंपलसरी क्वेश्चन भी कितना डायरेक्ट आ रहा है। ओशन रेंचिंग, वर्ड क्या है? रेंचिंग। अपन जब एग्रीकल्चर, उसके अंदर देखो एग्रीकल्चर पैटर्न आया होगा इकोनॉमिक ज्योग्राफी के अंदर, देखो
सिलेबस को खोलो, दिख रहा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर पैटर्न। एक बंदा आएगा, गौर से सुनो, यहां देखो, जीएस तक में पूछ रखा उसका नाम है विटल से। बंदे का नाम क्या है? विटल से ने पूरे के पूरे वर्ल्ड को कुछ 8, 10, 11 रीजन के अंदर डिवाइड किया है। रेंचर्स कौन होते हैं? हॉलीवुड मूवी देखी है, घोड़ों पे आते हैं, काउबॉयज टोपी लगा के आते हैं, रेंचर्स। ओशन रेंचिंग क्या हो जाएगी? फिशरीज को निकालना। जो लाइव स्टॉक की फार्मिंग करते हैं वो क्या बोलते हैं अपन? रेंचर। ओशन रेंचिंग का मतलब जो ओशन में रेंचिंग कर रहे हैं। कंपलसरी क्वेश्चन को भी तुमने आसानी से उसको आगे डिटेल में आके लिख सकते हो तुम आंसर को। कितना सिंपल आंसर है, ये तो कंपलसरी क्वेश्चन में आ रहा है। जनरली जो कंपलसरी क्वेश्चन होते हैं वो बहुत ज्यादा ट्रिकी होते हैं। 2020 का पेपर गलती से सर्च मत कर लेना, तो जब टॉपर के भी 300 नहीं आते, 19, 20, 21, 22। और अब देखो, अब देखना स्टार्ट करो, अब कितनी इजी आ रहा है। अगला क्या है? सॉइल। डायरेक्ट क्वेश्चन किससा है? सॉइल। बायोजियोग्राफी में सॉइल। ह्यूमन इकोलॉजी, इकोलॉजी इकोसिस्टम क्या होता है? डायरेक्ट क्वेश्चन। अगला क्या है? एनवायरमेंट के इंपैक्ट किस पे हो रहे हैं? इकोनॉमिक जियोलॉजी। इकोनॉमिक जियोलॉजी यानी मिनरल क्या जाएगा? जगह जगह माइनिंग कर रहे हैं तो उससे डिफोरेस्टेशन हो रहा है, ट्राइबल का रीसेटलमेंट हो रहा है, रिहेबिलिटेशन हो रहा है। ये तो मैं जनरली पढ़ते हैं। इंडिया का मैप बनाया, शेड कर दिया। अब ये वाले क्वेश्चनों पे आओ। देखो तुम्हारा जियोमोर्फोलॉजी में सबसे पहले लिखा होगा जियोमैग्नेटिज्म। देखो देखो शुरू में जियोमोर्फोलॉजी में लिखा हुआ जियोमैग्नेटिज्म, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? पेलियो, देखो हिस्ट्री के अंदर पेलियोलिथिक, मीसोलिथिक, नियोलिथिक आता है ना। पेलियो का मतलब क्या होता है? पुराना। डायरेक्ट क्वेश्चन। प्लेट टेक्टोनिक, सी फ्लोर स्प्रेडिंग तो मैंने जीएस वाले बच्चों को मॉर्निंग मैच में भी करवाया। सेकंड क्वेश्चन देखो, साइक्लोन और एंटी साइक्लोन, डायरेक्ट क्वेश्चन। फिर आ देखो ओशन करंट कैसे बनती हैं। क्वेश्चन क्या आ रहा है? डायरेक्ट क्वेश्चन। क्योंकि सिलेबस इतना वास्ट है, जो बच्चे जिनके दिमाग के अंदर इतना इश्यू रहता है कि सर सिलेबस इतना वास्ट है कैसे हो पाएगा, सिलेबस वास्ट है तो ये अच्छी चीज है। तो मैं ये तो मालूम मुझे इतना पढ़ना है, एक बार मेरे को नोट्स मिल गया, मैंने उसका रिवीजन करना स्टार्ट कर दिया, अब मुझे मालूम है शॉर्ट वहां से आंसर आना तय। ये क्वेश्चन आ गया, ओशन करंट कैसे जनरेट होते हैं। आगे देखो लोकल विंड, क्लास में डिस्कस भी किया शुरुआत में। पेनी प्लेन अगेन शुरुआत में आ जाएगा, फीचर्स के अंदर, जियोमोर्फोलॉजी के अंदर अपन क्लास में देखेंगे। इकोलॉजिकल चेंजेस, वही एनवायरमेंट वाला टॉपिक। आगे देखो मरीन के अंदर रिसोर्सेज कौन कौन से मिलते हैं, सब कुछ आ जाएगा। फिशरीज, ये वो अलग अलग सेडिमेंट्स, वो सारा का सारा देखें। बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है। इसमें एनालिटिकल क्या है? एनालिटिकल कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन आ रहा है, डायरेक्ट आ रहा है। आगे देखो टेम्परेचर इन्वर्जन क्या आ रहा है? टेम्परेचर इन्वर्जन तो एनसीईआरटी और उसमें भी, जीएस में भी। ये तुम्हारा सेक्शन ए हो गया। कौन सा सेक्शन हो गया? सेक्शन ए। तुमको टोटल कितने क्वेश्चन करने थे? 5। ये डायरेक्ट आंसर है इन सबके। क्वेश्चन नंबर 1 तो कंपलसरी है ही, और दूसरा कौन सा कंपलसरी है? 5। अब तुम्हें कितने और करने होंगे? 3 और करने। तुम्हें टोटल क्वेश्चन हर ऑप्शनल में कितने करने होते हैं? 5। हर ऑप्शनल में क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 5 क्या होता है? कंपलसरी। इसका मतलब अभी तुमको 3 क्वेश्चन और करने। कितने क्वेश्चन और करने? ये हर ऑप्शनल का सेम होता है पैटर्न। उस 3 क्वेश्चन के अंदर तुम्हें मिनिमम एक क्वेश्चन किसी एक सेक्शन से तो चूज करना ही होगा। इसका मतलब मिनिमम 2 क्वेश्चन तो एक सेक्शन से तुमको करना ही है। इसका मतलब किसी एक सेक्शन से तुम ज्यादा क्वेश्चन करोगे। सेक्शन नंबर बी पे आओ सबसे पहले। सेक्शन नंबर बी के अंदर, हाँ मना करो, भी टाइम होगा तो थोड़ा देर रोको, ठीक है। इधर क्या लिखा हुआ है तुम्हारा? एरियल डिफरेंशिएशन। सबसे पहले पर्सपेक्टिव वाला टॉपिक खोलो, खोलो देखो। आज उनको रोकना, बोले थोड़ी देर क्लास को रोकना है। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? डायरेक्ट क्वेश्चन। एरिया को कैसे आप डिफरेंशिएट कर दो, कौन सा वाला एरिया कैसे अलग अलग है, बहुत आसान तरीके से। आगे क्या है? फूड एंड न्यूट्रिशन, कहां पे कितना एग्रीकल्चर होगा, कहां पे मिलेट उगाओगे, कहां पे क्या करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बैलेंस करना है माइग्रेशन में पुश और पुल फैक्टर, एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो मालथस। अब देखो सबसे पहले मॉडल इन लॉ में आओ, मालथस गिवन है डायरेक्ट। क्योंकि इधर सुनो, हर सिलेबस के अंदर सेक्शन ए और सेक्शन बी में 5 टॉपिक होते हैं कि नहीं होते? हर कंपलसरी क्वेश्चन एक टॉपिक से आता है। स्ट्रेट फॉरवर्ड तुम्हें टॉपिक पढ़ाया जाएगा, वहां पे डिट्टो कंपलसरी आंसर डन। अगले क्वेश्चन देखो, इधर ये क्या बोल रहा है? अर्बन एक्सपेंशन, अर्बन फ्रिंज। क्या बोल रहा है? अर्बन फ्रिंज। पॉपुलेशन में आओ, देखो रूरल अर्बन फ्रिंज देखेगा तुम्हें। पॉपुलेशन में आओ, सिलेबस को खोले रखो, सिलेबस को बंद मत करो। देखो रूरल अर्बन फ्रिंज दिख रहा होगा। फ्रिंज क्या होते हैं?
कभी देखो ऐसे, हाँ, जो बीच वाली जगह, रूरल और अर्बन एरिया के जो बीच वाली जगह होती है, आज के टाइम पे जैसे देखो मानसरोवर वाला एरिया, मानसरोवर एक्सटेंशन, कहीं पर एग्रीकल्चर वाले खेत हैं, कहीं पे उन्होंने क्या बना दिया है, बिल्डिंग। बगरू, अजमेर वाली साइड पे जाओ, फ्लैट और सोसाइटी बने हुए हैं, और कुछ भी नहीं, या तो खेत हैं, फ्लैट, सोसाइटी, ये फ्रिंज एरियाज होंगे। क्या होंगे? इनके बारे में देखेंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहा है सिलेबस से। और दूसरा, कोई सा भी ऑप्शन उठा के देखो, अगर वो जितना है तो उसको आपको बेसिक साउंड करता रहेगा, उतना बच्चा अटेम्प्ट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इधर क्या आ रहा है, पॉपुलेशन, रिसोर्स और डेवलपमेंट तीनों साथ में जुड़े हुए हैं। अगेन सारी की सारी अप्रोच लगा देंगे हम यहां पर। लॉस का मॉडल है, किसका मॉडल है? खोलो देखो, मॉडल्स एंड लॉस, देखो लॉस लिखा हुआ, डायरेक्ट लिखा होगा, क्लास में 4 पेज का लॉस आएगा, डिट्टो यहीं पे आगे डायरेक्ट उल्टी करते हैं। क्यों क्रिटिसाइज करते हैं इसको? उसके नेगेटिव होंगे, उसके पॉजिटिव। आगे देखो क्या है, सस्टेनेबल लैंड, लैंड को कैसे मैनेज करना है, लास्ट में एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन और सारा का सारा पॉइंट तो इधर आ जाएगा। आगे देखो, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन तो सोसाइटी में भी पढ़ा हुआ है, स्टेजेस, और डेमोग्राफिक ट्रांजिशन से तो इस साल पेपर में भी आ गया, प्रीलिम्स में भी आ गया, कौन कौन से कंट्री के अंदर पॉपुलेशन कम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रीजनल प्लानिंग कैसे करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? रीजन प्लान। और सबसे लास्ट में क्या है? बाउंड्री एंड फ्रंटियर। अब इधर देखो, पेपर को कितना प्रेडिक्ट कर सकते हो आप। क्वेश्चन का सबसे, पेपर का सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन कौन सा है? बाउंड्री एंड फ्रंट। सिलेबस का सबसे लास्ट वाला पॉइंट पढ़ो, पेपर 1 का, कैसे बाउंड्री बनती है, कैसे फ्रंटियर बनते हैं। हिस्ट्री से एग्जांपल कोट करते हैं ना, हिला देना उस आंसर को, कि आज के टाइम से नहीं, सिंस द टाइम ऑफ हिस्ट्री जितनी बाउंड्री होती थी वो किसके बेसिस पे होती थी? ज्योग्राफी। विंध्यास हो रहे हैं, नर्मदा हो रहे हैं, सेपरेट कर रहे हैं अलग अलग स्टेट्स को, आज के टाइम पर भी ऐसा हो रहा है। अब मुझे बताओ, गौर से सुनो, ऊपर वाले क्वेश्चन डायरेक्ट है, नीचे वाले क्वेश्चन ह्यूमन के हैं। किसके हैं? तुमको अगर एक एक्स्ट्रा चूज करना होगा तो क्लास में तुम्हें उस हिसाब से पढ़ाया जाएगा, तुम कौन से सेक्शन से चूज करोगे, ए से या फिर बी से? बी से। किससे चूज करोगे? बी से, क्योंकि जब बी वाले को अपन लिखेंगे ना, तो बी वाले के अंदर अपन पॉइंट किसके भी डालेंगे? एक। अगर यहां पर बोल दिया लॉस का सेंटर प्लेस मॉडल है, यहां पर लॉस का कोई सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट है, तो लैंड मैनेज के अंदर मैं वोल्केनोसिटी, अर्थक्वेक सब कुछ डाल दूंगा। ऊपर वाले पॉइंटों को मैं इसमें भी डाल दूंगा, पर इन वाले पॉइंटों को ऊपर डालना मुश्किल है। उसने क्वेश्चन डायरेक्ट अगर अर्थक्वेक का पूछ लिया तो मैं पॉपुलेशन 2-3 पॉइंट से ज्यादा ऐड नहीं कर सकता। पर पॉपुलेशन का क्वेश्चन आया है तो मैं सुनामी, अर्थक्वेक, एंडोजेनेटिक, एक्सोजेनेटिक सब कुछ डाल सकता हूं, तो मुझे ऊपर की भी नॉलेज का फायदा मिलेगा। हमारी क्लास ऐसे ही चलेगी, शुरू से दिमाग में हम कोई चीज है, और जिस भी बच्चे ने शुरुआत में अगर सेक्शन ए से 2 क्वेश्चन अगर एक्स्ट्रा क्वेश्चन चूज कर लिया, उसका 250 से ऊपर स्कोर नहीं जाएगा। मेरा भी 2018 वाले टाइम में 236 समथिंग स्कोर था, फिर ऑटोमेटिकली 42 समथिंग इंक्रीज किया, जस्ट बिकॉज यहां पे एज लेके। क्योंकि ये जो क्वेश्चन आते हैं ना बेटा, अभी देखो क्वेश्चन नंबर 6 है, 6 के 3 पार्ट हैं। 3 पार्ट पता कैसे होंगे? ये 20 नंबर का, ये 15 नंबर का, और ये 10 नंबर। टोटल कितने नंबर का हो गया? 20, 15 और 10 कितने हो गए? 45। एक क्वेश्चन 45 का। तो अगर मैंने 45 नंबर एज ले ली, सोचो जैसे जुनैद अहमद, कोई सा भी जो 300 प्लस लेके आ रहा है, फिजिकल ज्योग्राफी में अगर कोई 20 नंबर का क्वेश्चन अगर आ गया, वो ओशन बॉटम पूछ लिया उन्होंने, अगर उन्होंने पूछ लिया डायरेक्ट क्वेश्चन, सबको सेम ही तो नंबर मिलेंगे। यहां वाला अगर क्वेश्चन लिख दिया तो मैं 45 के अंदर मैक्सिमम स्कोर लेके आ सकता हूं। अगर आपको 500 में से 330 आ रहे हैं, इस साल जो टॉपर है 329 है, उसके कितने? 3, एवरेज स्कोर 300 के अराउंड पहुंच रहा है। एवरेज स्कोर को लेके चलो, 500 में से अगर एवरेज स्कोर 300 है, तो इसका मतलब 10 मार्कर के क्वेश्चन में कितना नंबर आ रहा है? 5, तो इसका मतलब 250 हो गया ना। कितना हो गया? 6, यानी मोर देन हाफ। कितना हो गया? मोर देन हाफ। तो तभी स्कोर करोगे जब आंसर डाइवर्स होगा। हमारी क्लास चालू होगी और कल से ही अपन स्टार्ट करेंगे जियोमॉर्फोलॉजी से। किससे स्टार्ट करेंगे? अभी ध्यान से सुनो, जियोमॉर्फोलॉजी से शुरू करेंगे। जियोमॉर्फोलॉजी से क्वेश्चन ज्यादा आएंगे नहीं, और जो क्वेश्चन ज्यादा आएंगे तो तुमको अटेम्प्ट भी नहीं करने, क्योंकि तुमको अटेम्प्ट कौन सा वाले सेक्शन से करना है? सेक्शन नंबर 20। पर जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी और ओशनोग्राफी सबसे इजी है। सबसे क्या है? इजी। पुराने लोग हैं, अपनी थ्योरी लिख के चले गए, हमको बस वो समझनी है और वहां से क्वेश्चन आएगा डायरेक्ट। वहां से अपन ज्यादा स्कोर नहीं कर सकते। पर अपन लोग अभी जिस बिल्डिंग में है, ये बिल्डिंग क्यों खड़ी हुई है? क्योंकि नीचे क्या होगी? इसकी एक फाउंडेशन। क्या होगी? तुम फाउंडेशन में रह रहे हो क्या? पर बिल्डिंग किसके ऊपर टिकी हुई है? फाउंडेशन हमारे डेली यूज में काम पे नहीं है, पर हमारी जो लाइफ का एग्जिस्टेंस है उसमें फाउंडेशन ही काम में आ रही है।
जियोमोर्फोलॉजी, ओशनोग्राफी, क्लाइमेटोलॉजी से क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना, पर एक बार ही अगर ये 3 टॉपिक तुम्हारे स्ट्रांग हो गए तो तुम्हारा ह्यूमन भी स्ट्रांग हो जाएगा। क्या स्ट्रांग हो जाएगा? क्वेश्चन यहां से अटेम्प्ट नहीं करना, ह्यूमन के अटेम्प्ट करने और इनकी नॉलेज वहां पर डालनी है। इसीलिए शुरुआत में थ्योरीज आएंगे, क्योंकि ज्योग्राफी आर्ट्स और साइंस का दोनों कॉम्बिनेशन, अगर कोई थ्योरी है तो वो क्या हो जाएगा? आर्ट्स, कहीं पे कोई फैक्चुअल हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? आपका साइंस। शुरुआत से हमको अटेंडेंस रेगुलर रखना है। जियोमोर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशनोग्राफी जनरली क्या होता है, अलग अलग ऑप्शनल बैचेस के अंदर अलग अलग टॉपिक से स्टार्ट कर देते हैं। जैसे कहीं पे अगर हिस्ट्री पढ़ा होगा तो मैक्सिमम जगह अगर हिस्ट्री कहीं पे शुरू होता है तो वो मॉडर्न हिस्ट्री से शुरू होता है। क्यों? क्योंकि वो टीचर का फेवरेट होता है। किसका फेवरेट होता है? कायदे से हिस्ट्री, क्रोनोलॉजी। तुमने अगर बचपन में वो माई सेल्फ पे अगर ऐसे छोटे से बच्चों के इंट्रोडक्शन बोलो, माय नेम इज दिस, माय पेरेंट्स नेम इज दिस, बोलते हो कि नहीं? कि सबसे पहले बोलते तो माय हॉबी इज दिस। हिस्ट्री क्रोनोलॉजी होती है। हिस्ट्री क्या होती है? पास्ट के इंसिडेंसेस पता होंगे तभी तो आज हिस्ट्री चली है। हिस्ट्री भी एंशिएंट से स्टार्ट होनी चाहिए। कहां से स्टार्ट होनी चाहिए? ज्योग्राफी में भले ही नंबर नहीं आ रहे होंगे, जियोमोर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी और ओशनोग्राफी पर हमको पढ़ना वहीं से स्टार्ट करना है, क्योंकि टॉपिक वहीं से स्टार्ट हो रहा है। यहां से पढ़ेंगे, इसकी नॉलेज को ह्यूमन में डालेंगे। शुरू के हमारा 4.5 से 5 महीना चलेगा। क्लासेस डेली होंगी। पहले मैंने बोला था वीकेंड नहीं होंगी। वीकेंड एक भी दिन क्लास मिस करोगे तो खुद के कॉस्ट पे मिस करोगे। नेक्स्ट ईयर अटेम्प्ट हो चाहे 2026 में अटेम्प्ट हो। तुम्हें तुम्हारे जीएस की भी हालत मालूम है, जीएस कब हो रहा है, कैसे हो रहा है। अपना ऑप्शनल कितना वास्ट है देख लिया। ऑप्शनल हो जाएगा तुम्हारा नोट्स डन, पेटी पैक। और ऑप्शनल इतना ज्यादा लेंदी है तो ये नेगेटिव में जा रही चीज, ये किस में जा रही है? आपके पॉल। डायरेक्ट क्वेश्चन है, थीम को प्रेडिक्ट कर सकते हो, क्वेश्चन पेपर को प्रेडिक्ट कर सकते हो, ज्यादा दिमाग लगाने का नहीं है। ह्यूमन ज्योग्राफी पे सबसे ज्यादा फोकस करेंगे। अगर 5 महीने में ज्योग्राफी खत्म होगा तो 3.5 महीने पेपर 1 चलेगा। 3.5 महीने क्या चलेगा? उस 3.5 महीने के अंदर कम से कम नहीं तो 2 महीना ह्यूमन ज्योग्राफी। 2 महीना ऑटोमेटिकली तुम 300 क्रॉस करोगे। और जब हमने ये वाली टॉपिक्स जब पढ़ लेंगे पेपर 1 की, तो पेपर 2 के अंदर कुछ भी इशू नहीं आएगा, क्योंकि पेपर 2 में ये जो हमने चीजें पढ़ी ना, इनका इंडिया वर्जन देखना है। कौन सा वर्जन देखना है? अगर इधर जियोमोर्फोलॉजी देखा तो इधर इंडियन माउंटेन, इंडियन रिवर। इधर देखा क्लाइमेटोलॉजी तो इधर क्या आ जाएगा? इंडियन मॉनसून। इधर ओशनोग्राफी तो इधर क्या आ जाएगा? इंडियन ओशन। इधर फिर इंडियन फॉरेस्ट, एनवायरमेंट और बायो, इंडियन सॉइल्स। ह्यूमन ज्योग्राफी में पॉपुलेशन आ जाएगा तो फिर इंडिया की रेस, ट्राइब वो आ जाएंगे। तो पहले इसको कर लोगे तो वहां दिक्कत नहीं आएगा। कल से क्लास में कुछ एक चीजें जो आप सबको लोगों को कंपल्सरीली लेके आनी, ठीक है, वो लिख लो। पॉइंट नंबर 1, एटलस। और प्लीज एटलस कौन सी लेके आओगे? ऑक्सफोर्ड की। कौन सी? स्टूडेंट, स्कूल वाली नहीं। आप स्कूल में नहीं आ रहे। स्कूल एटलस में उतना ही नॉलेज है जो स्कूल के बच्चे के लिए। आप स्टूडेंट हो भी। कौन हो आप? स्टूडेंट एटलस लेके आना है। दूसरी चीज, सिलेबस की हार्ड कॉपी। वैसे मैं सम्यक को आज बोल दूंगा विद इन अ वीक, क्या तुमको नेक्स्ट मंडे ही आओगे, तुमको हार्ड कॉपी सिलेबस की दे दूंगा। पर तब भी अपनी पास में कॉपी जरूर रख। 1-2 दिन नहीं भी आएगा कोई बात नहीं, लिख लो। दूसरी चीज, एक तो हो गया एटलस, दूसरा क्या हो गया आपका? सिलेबस। कॉपी को स्पाइरल में मत लेके आना, क्योंकि हमने टॉपिक को इंटरलेट करेंगे। टॉपिक को क्या करेंगे? जियोमोर्फोलॉजी पढ़ेंगे तो सारे के सारे टॉपिक एक साथ नहीं पढ़ेंगे, कुछ टॉपिक पहले छुड़वाऊंगा। फिर जब पॉपुलेशन हो जाएगी तब उस टॉपिक को करवाऊंगा, क्योंकि वो वाले दोनों टॉपिक आपस में रिलेट। तुम्हें नंबर भी तो स्कोर उस हिसाब से करना है ना। तो जब मैं वो वाला टॉपिक लिखूंगा, अगर सोचो तुम्हारी स्पाइरल वाली कॉपी है तो बीच में कितने पेज लगाओगे? याद करो, जैसे पॉलिटी पढ़ाओगे तो शेड्यूल्स के बाद में पेज खाली छुड़वाया होगा। सिमिलरली लू शीट लेके आना। क्या लेके आना? हाँ, मैनेज करने में इशू आता है पर कोई बात नहीं। और ऑब्वियसली अपनी वाली क्लास के अंदर जैसी भी आंसर्स लिखोगे तो साइड में क्या करोगे? खाली। हर साल हर बैच के अंदर चाहे बच्चा कोई भी क्यों नहीं हो, अब जैसे ये कॉपी है, अब देखो ये खाली स्पेस छुड़वा रखा है, कुछ ना कुछ खाली स्पेस में देखो एड ऑन हो रखा है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? कुछ भी तुम करंट अफेयर देखोगे वहीं क्यों आता रहेगा। ये मेरा नोट्स है, 2018 से चल रहा है। और अभी ये वाला जो नोट्स है ये पुरानी स्टूडेंट है, विधि भूमि की स्टूडेंट है, ये उसी का फोटोकॉपी है। पुराने वाली उसके एक बच्चे के लिए था। नोट्स वैसे ही चलता आ रहा है। और जब तुम नोट्स को पढ़ोगे तब तुमको पता चलेगा कि एक भी प्रीलिम्स का सवाल इन नोट्स से बाहर नहीं है। फोटोकॉपी और कुछ नहीं। पास्ट वाले बैच को पॉलिटी पढ़ा है, ठीक है। नए वाले बैच में किसकी फोटोकॉपी ली थी? पॉलिटी की, आर्यन की। अब उसी को एडिटेड पढ़ाऊंगा। अब चाहे आर्यन की फोटोकॉपी ले लियो, नोट्स तो मेरे थे। आर्यन की संतानें भी जब पॉलिटी देंगी फ्यूचर में तो प्रीलिम्स के सवाल उसी नोट्स से ही आएंगे, क्योंकि नोट्स वही हैं जो वही से चलते आ रहे हैं, बस उनमें वो करंट एड ऑन होता जाएगा। तुमको साइड में खाली स्पेस छोड़ना है। क्या छोड़ना है?
लू शीट लेके आनी है। तो पॉइंट नंबर 1 तो क्या हो गया, एटलस कंपल्सरीली लेके आना, कौन सी, स्टूडेंट। पॉइंट नंबर 2 हार्ड कॉपी किसकी, सिलेबस की, अच्छी वाली मैं भी दिलवा दूंगा ऐसे फटाफट फ्री ऑफ कॉस्ट। पॉइंट नंबर लास्ट लू शीट, और सबसे इंपॉर्टेंट रेगुलर अटेंडेंस। क्लास ज्योग्राफी रिवर की तरह है, रिवर की तरह मतलब नदी तो वही है पर पानी बहता जा रहा है, अगर एक क्लास मिस करोगे तो नेक्स्ट क्लास में समझ में नहीं आएगा। ऑनलाइन एक्सेस उसी को मिलेगा जो बेचारा बीमार है, जिसकी खुद की शादी होने वाली है, माता पिता बनने वाला है, छुट्टी चाहिए, पेरेंटल लीव चाहिए, दे दी जाएगी। इसका मतलब समझ गए, उन सर्कमस्टेंसेज में जो तुम लोगों के संग नहीं होने वाला। इसका मतलब तुम सबको अभी कैसे आना है अटेंडेंस में, ऑफलाइन। समझ में आया, कल से आएंगे और क्लासेस रेगुलर चलेंगे, ठीक है। थैंक यू क्लास। वहां मैं नीचे मिलूंगा उसी वाले केबिन में, कुछ भी डाउट हो उधर ही आके मिल लेना, उधर बिल्डिंग में आके, ठीक है। अरे कैसा है श्रेय सर, कहां है, सॉरी।